अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। दुआ है कि जनाब ये जो 2 दिन गुजरे हैं आपके, पहले ईद का पहला दिन और दूसरा दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज ईद का तीसरा दिन है, आज भी उसी तरह का समा है। बहुत से लोग जो है आज भी गेट टुगेदर करेंगे, अपने अजीज़ो अकारिब के घर जाएंगे, अनवाओ इक़साम के जो डिशेज़ हैं वो बनेंगी, पकवान बनेंगे घरों में। और बच्चों की तो ईद वैसी दीदनी होती है। और दूसरा ये कि बच्चों की आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं, तो उनके लिए तो कह रहे हैं कि ये दोहरा समा है कि ईद की खुशियां भी हैं और साथ ही साथ छुट्टियां भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो 2 दिन है ईद के वो बड़े अच्छे गुजरे होंगे। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा आपका। उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के ऊपर हमने आज भी बात करनी है। तो सुबह का आगाज़ हमेशा आज भी हम किसी अच्छी बात के साथ करेंगे। और वो अच्छी बात ये है कि जनाब वक्त की अहमियत क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि वक्त तो हाथों की रेत की तरह है, एक बार अगर निकल जाए ना तो फिर वापस नहीं लौटता। सोचने की बात यह है कि क्या वाकई हम अपने वक्त की कदर कर रहे हैं। ज़िंदगी में एक बार जो लम्हात गुजर जाते हैं ना, उनको दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसे ज़ाया ना करने दें। हमें अक्सर वक्त की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। कभी हम देर से काम अपना शुरू करते हैं, कभी गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं और फिर दिन के आखिर में यही सोचते हैं कि यार आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि हकीकत यह है कि वक्त का ज़िया हमारी ज़िंदगी में नाकामियों का एक बड़ा सबब बनता है। मिसाल के तौर पर कि अगर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी देखें ना, अगर स्टूडेंट्स इम्तिहान से एक दिन पहले सारी किताबें खोलते हैं और पूरे साल का पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि जनाब हमारे पास वक्त कम था। ये भी एक किस्म का वक्त का ज़िया है जो मेहनत और मुनज़्ज़म अंदाज से बचाया जा सकता है। वक्त को मुनज़्ज़म अंदाज से इस्तेमाल करना कामयाबी की कुंजी कहलाता है। हम अक्सर अपनी सुस्ती में वक्त गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त हम अपनी सुस्ती से गंवा देते हैं। हमारी आदत कुछ इस तरह की बन चुकी हैं कि वक्त की कोई कदर नहीं की जाती है। हम मीटिंग्स में देर से पहुंचते हैं, अपने वादे पूरा करने में हम ताख़ीर करते हैं और फिर हम ये भी शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हो रहा। और अगर हम अपने मुआशरे की कह लें कि कामों की तरफ देखें, उनको वक्त पर अंजाम देना सीख लें, तो यकीनन हम बहुत सा अपना कीमती वक्त जो है वो बचा सकते हैं। अब इसका एक बेहतरीन हल भी है मेरे पास कि आप अपने दिन का एक स्केड्यूल बनाएं। सुबह के वक्त का सही इस्तेमाल करें। हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर ज़रूर करें कि भाई ये इतना मेरे पास टाइम है और इस टाइम में ही मैंने इस काम को मुकम्मल करना है, पूरा करना है। और जब वो वक्त आ जाए तो अपने काम को शुरू करें। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी भी ना छोड़ें। आज का काम आज ही करें, उसको आज ही ख़त्म करें। ये बहुत अहम उसूल है हमारी ज़िंदगी का। अगर सिर्फ हम इसी उसूल पे काम कर लेना कि आज का काम हमने आज ही निपटाना है, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरना शुरू हो जाए, सेटल हो जाए, हमें कोई शिकायत भी ना रहे। यही कामयाबी का राज भी है और इसे बेहतर तरीके से गुजारना हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हमें एक ज़िंदगी मिली है अल्लाह पाक की तरफ से, एक ही है ज़िंदगी, एक ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इसको हम अच्छे तरीके से गुजारें। जैसे ईद पे हम लोग पूरा एक स्केड्यूल बनाते हैं ना कि जनाब पहले दिन हमने कुर्बानी करनी है या दूसरे दिन करनी है, और अगर पहले दिन करनी है तो कहाँ कहाँ पर हमने कितने टाइम में जो है ना अपनी तकसीम करनी है कुर्बानी को, अपने गोश्त को। और उसके बाद फिर हमने दूसरे दिन अपने नानों की तरफ जाना है, तीसरे दिन हमने अपनी दादों की तरफ जाना है, फ़लाँ की तरफ भी जाना है। तो हमने कितना अपने लिए स्केड्यूल बनाया होता है कि हमने ये करना है, ये करना है। इसी तरह हम अपने बाकी दिनों को भी, बाकी ज़िंदगी को भी तो स्केड्यूलाइज कर ही सकते हैं ना, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। तो आज का दिन भी आपका बड़ा अच्छा गुजरे। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो आपके घरों में आएंगे, आप किसी के घर में जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी एक ईद का समा बना हुआ है। यहाँ पर भी हमारे कलीग्स हैं, ईद मना रहे हैं। पहले 2 दिन भी हमने ईद मनाई, अब आज तीसरा दिन है। हाँ, मंडे को ईद है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ईद का मज़ा ही नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, काम काम होता है। लेकिन काम को अपने कह लें कि बाकी चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी कहीं ना कहीं हमें रखनी चाहिए। तो ये तो चले बात होगी आज भी पूरा दिन, बल्कि पूरा ये जो 2 घंटे का हमारा और आपका साथ रहने वाला है, इसमें हम ईद के हवाले से ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने बात करनी, क्योंकि ये
मीठी ईद है। मीठी ईद मतलब गोश्त वाली ईद है। तो ईद उल अज़हा के मौके पर लोग, आपको पता है कि गोश्त जी भर कर खाते हैं, इंजॉय भी करते हैं। गोश्त हो रहा होता है हर चीज़, सुबह नाश्ते में भी गोश्त, दोपहर के खाने में भी गोश्त, फिर रात के खाने में भी गोश्त ही हो रहा होता है। तो सुर्ख गोश्त वैसे तो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, एक ज़बरदस्त ग़िज़ा है हमारे लिए, जिसमें विटामिन्स होते हैं, मदनियात होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसके इंसानी सेहत पर इसी लिहाज से असरात भी मुरतब होते हैं। अब गोश्त में जिंक वाफिर मकदार में पाया जाता है, जो जिस्म की नशोनुमा के अलावा वायरसेस की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करता है। अब गोश्त खाते वक्त एतदाल का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बेएहतियाती आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। बट हम लोग बेहतियाती कर लेते हैं, हम लोग एतदाल में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे हॉस्पिटल्स भी ईद के फ़ौरन बाद भरना शुरू हो जाते हैं। अब इसी पॉइंट के ऊपर जो तिब्बी माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा गोश्त खाना शुगर, अल्सर, दिल और मैदे के मरीज़ों के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो आज हमने इसी पर बात करनी है कि जनाब रेड मीट किन लोगों के लिए मुफीद हो सकता है और किन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस पर बात करेंगे और किन किन लोगों को खाना चाहिए, और अगर मैदे के मसले आपको हो जाते हैं, आपको अल्सर हो जाता है या फिर आपको दिल का मसला है, तो उनके लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे होने चाहिए, हिकमत में उसका क्या इलाज है, हमने उसके ऊपर बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हकीम मोहम्मद इसहाक सुल्तान साहब इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो हमें बताएंगे कि हिकमत में इसका क्या इलाज बनता है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। हकीम साहब, जिस तरह सुर्ख गोश्त की हम बात कर रहे हैं कि ये गोश्त वाली ईद है, हमने सुबह भी गोश्त खाना है, दोपहर को भी गोश्त खाना है, रात को भी हमने गोश्त ही खाना है। हम किसी के घर जाते हैं, वो भी हमें जो है ना, वो मेहमान, जब हम मेहमान बन के जाते हैं तो हमारे आगे गोश्त वाली सारी अनवा इकसाम के पकवान बने हुए होते हैं। अब इतना ज़्यादा गोश्त खा के बहुत से लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। मैदे का मसला सबसे आम है, तेज़ाबियत का मसला, मैदा, अल्सर का मसला बन जाता है। तो उसके लिए आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए नुस्खे, जो घरेलू हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली अगर हम बात करें कि गोश्त में क्या चीज़ वाफिर मकदार में पाई जाती है, तो दैट इज़ अ प्रोटीन। ये हमारी डाइट का बहुत ही अहम हिस्सा होता है और ये हमारे जितने मसल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें सारा काम उन्हीं ने करना होता है। हमारी मूवमेंट्स उनके थ्रू होती हैं, हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, चलना फिरना, वर्किंग, सारी उसके थ्रू होती हैं। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है और गोश्त हमें प्रोटीन मिलती है, आयरन मिलती है, जैसे आपने बताया विटामिन से मिलती हैं, मिनरल्स मिलती हैं, और जिंक का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा है और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। बट जब हम इसको ओवर कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने नॉर्मल कितनी मिकदार में लेना है और कितने दिन में कितनी बार हम ले सकते हैं। तो इसकी लिमिट जो है 70 ग्राम आप एक मील में ले सकते हैं। 70 ग्राम इससे ज़्यादा लेंगे और लगातार लेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस होगा और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती, अगर आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट हो जाएगा। सेकंड, जब ये यूज़ करते हैं तो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको शदीद कब्ज़ हो जाएगी, और जब आपको कब्ज़ होगी तो डेफिनेटली आपके पाइल्स भी होंगे। और वो लोग जिनको ऑलरेडी कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और पाइल्स की शिकायत है, जब वो रेड मीट का यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनमें ऐसे पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ को मैं मना करता हूँ वो ये कहा जाता है कि आपने रेड मीट यूज़ नहीं करना। अच्छा, पाइल्स के लोगों को मना कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ग्रेड को कॉन्स्टिपेशन करता है। अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो रेक्टम के अंदर क्या होता है, आपके मस्से बन जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको यूज़ नहीं, और अगर किसी को नहीं थी और आप उसने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया है तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन नुस्खा है जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें हमारे पास है जी सना मक्खी है, आपके पास आपने ये लेनी है, और दूसरा आपके पास है तेज़पात। ये है आपके पास तेज़पात, ये आपने लेना है। घरों में भी यूज़ हो रहा है ना, हम लोग हंडिया बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। इसको निकाल के बिल्कुल जी तेज पत्ता कहते हैं, कड़ी पत्ता अलग है। अच्छा। तेज पत्ता अलग है, दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो दिस इज तेजपात। हमारे कड़ी पत्ता नहीं चाहिए, हमें तेजपात चाहिए। ये आप यूज करेंगे। और सेकेंडली सब लोग बड़े मशहूर नाम से सना मक्खी, दोनों चीज़ों को बराबर वेट में लीजिएगा और उसके बाद इनको अलग अलग ग्राइंड करके इनको मिक्स कीजिए। और मिक्स कर में चाय वाली आधी चम्मच दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे
तो आप देखेंगे कि गोश्त से पैदा होने वाली जो कॉन्स्टिपेशन है, यानी कितने कितने दिन पेशेंट को स्टूल पास करने की अर्जी नहीं हो रही, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। ये ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, अच्छा। पेट की गैस पारा सब कुछ उसको क्लियर कर देगा और उसको बहुत ही रिलैक्स करेगा। अच्छा, यूजुअली डॉक्टर साहब बच्चों को भी हो जाती कॉन्स्टिपेशन, तो उन्हें भी ये दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल, चूंकि ये हर्बल रेमेडीज हैं, इसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होता और इसके किसी तरह के नुकसानात नहीं होते। अब जिन लोगों को पाइल्स हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही, मेरा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, सिंगल रेमेडी है जिसका कोई नुकसान नहीं। डॉक्टरों का जाएं, आपको इसके ऑपरेट करवाना पड़ता है। आप सिर्फ एक मेडिसिन है, एक बीज है, हम इसे आम लोग आप यूज भी करते होंगे, तारा मीरा के नाम पे है। तारा मीरा बीज, ये अच्छा, इसके तारा मीरा का तेल तो मैंने सुना हुआ है, जो कि सर पे लगाते हैं, कहते हैं। ये उसके बीज हैं, ये बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं, बिल्कुल। ये आपने ये लेने हैं और आपने 1 ग्राम की मिकदार में सिर्फ खाली पेट दिन में 1 बार लेना है। अच्छा, आप देखेंगे इससे आपको जितनी भी बर्निंग हो रही है, एनस पोर्शन पे पेन हो रही है और आपको इसका ब्लीड हो रहा है, सुबह उठ के खाली पेट जो है ना, इसका 1 चम्मच, नहीं 1 ग्राम, 1 ग्राम, ये नहीं, इसका 1/3 टीस्पून। अच्छा ठीक है, 1 ग्राम तक आपने ये खाली पेट ले लेना है पानी के साथ। चंद दिन यूज करेंगे तो पाइल्स से रिलेटेड जितनी पाइल्स भी खत्म होगी। उसके सिम्टम जैसे आ रहे हैं, बर्निंग हो रही है, वहाँ पेन बहुत ज्यादा हो रही है, इचिंग बहुत ज्यादा है और अनईजी फील करते हैं, आप एक जगह बैठ नहीं सकते, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्योर हो जाता है। ओके जी। अब सेकंड ये होता है कि जब आप गोश्त खा रहे होते हैं तो उसके साथ क्या होता है, आप कुछ फैट्स भी उसके साथ हो रहे हैं, दैट इज अ सैचुरेटेड फैट्स, दैट इज नॉट गुड फैट्स। अब जब वो लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एंजाइना हो सकता है, आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है और इसी वजह से आगे चल के आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर वैसे ही आपको पता है कि एक साइलेंट किलर के तौर पर है, हाई ब्लड प्रेशर। और ये जैसे ईद गुजरती है, 3 दिन गुजरते हैं, तो हकीम साहब वैसे ही हमारे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ गए हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एहतियात नहीं की है कि गोश्त खाते जा रहे थे। आपके पास सिंपल सी एक चीज है, अच्छा, आपसे यूज कीजिए, आफ्टर 2 वीक्स आप चेक करवाइए अपना लिपिड्स प्रोफाइल, दैट विल कम टू द नॉर्मल। लेकिन उसके साथ आपको रेड मीट छोड़ना पड़ेगा, ये आपको डाइट से निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये यूरिक एसिड के लिए बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिनके लिपिड्स प्रोफाइल बढ़ जाता है, जिनका खून गाढ़ा हो जाता है, ये उनके लिए है। उसकी आपने क्या लेना है, लहसुन, इसके क्लोव्स होते हैं और कोशिश करें कि देसी लहसुन लीजिएगा, यानी आपने इसके 4 क्लोव्स अच्छी तरह लेने हैं, इसका छिलका उतार लेना है, उसको थोड़ा सा आप इसे कट कर लें, इसके स्लाइसेस बना लीजिए, 4 ये हो जाए और 1 चुटकी अजवाइन कीजिए, 1 कप गर्म पानी कीजिएगा, 4 क्लोव्स बारीक करके स्लाइसेस बना के उसमें डालिए और 1 चाय वाली आधी चम्मच अजवाइन उसमें डालिए, अजवाइन डाल दें, ठीक है। उसमें 1 से 2 बॉयल दीजिए, फ्लेम बंद कर दें, नीचे उतारिए, ढक्कन दे कर रखिए और 5 मिनट के बाद आप उसको सिर्फ निथार के पी लीजिए, यानी अजवाइन भी छोड़ दें नीचे और लहसुन भी नीचे छोड़ दीजिए। आप ये सिर्फ दिन में 2 दफ़ा कीजिए, आप देखेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल चंद हफ्तों के अंदर 100% नॉर्मल पे आ जाता है। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम और इसके लिए इंतहाई जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता हार्ट की इश्यूज आ रहे होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं बट वेरी यूजफुल है। और ये वो चीज़ उसके लिए आपको, जैसे आपने कहा कि रेडी टू ईट हम लोग खा रहे होते हैं या बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हो तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा और गोश्त भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। गोश्त तो ज़ाहिर है कोशिश करें कि आप इंतहाई मिनिमम में और दिन में 1 आध दफ़ा ले लीजिएगा, आपको अपने पोर्शन को डिवाइड कीजिएगा। अब तो फ्रिजें भरी होंगी, अब क्या करें? दैट इज नॉट अब तो हमारे घरों में फ्रिज भरी हुई होती है जी, अच्छा अब तो हमने गोश्त ही खाना है, मतलब पूरा महीना गोश्त ही हमने खाना है, तो इसलिए एहतियात बरतना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड फिर क्या होता है, जिन लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड, तो फिर डेफिनेटली उनके खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो नतीजा क्या होता है, फिर उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। और उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं पेशेंट को देता भी हूँ फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। क्या है, आपके पास एक रेमेडी है, खुदा ने बड़े कमाल की चीज़ पैदा की है, दैट इज़ कॉल्ड द रोल्फिया। हम इसे रोल्फिया अस्ट्रॉल कहते हैं, इसे छोटी चंदन भी कहा जाता है। सिंगल रेमेडी है, जस्ट सिंगल रेमेडी।
आप इसको चंदन। चंदन, छोटी चंदन, ठीक है, चंदन छोटी कहते चंदन। हैं आप इसको संदल को, हाँ ये याद जी, रखिएगा। जी, जी। लेकिन इसका नाम छोटी चंदन है, ये अलग अच्छा। चीज है। चंदन समय के संदल यूज ना कर लीजिए। ओके, तो ये ठीक छोटी चंदन है, इसको अस्ट्रोल भी कहते हैं। ओके। और ये लेनी है, इसको फाइन पाउडर कीजिए और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल या एक चुटकी बराबर आपने दिन में 3 दफा ये पानी से लीजिएगा और विद इन डेज आपका बीपी 100% नॉर्मल पे आ जाएगा। सही है। बीपी का अगर आपको प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अच्छा आजकल हकीम साहब यंगस्टर्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती जा रही है ना बीपी का। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी न शायद मेरे में होश संभालते नहीं इनके सामने, ये फास्ट ये फूड सारी आ रहे हैं, चीज़ें आ सारी जाती हैं, चीज़ें हाँ आ रही। और एक चीज़ और आ रही है इसके साथ, जब ये रेड मीट लेते हैं तो आपको पता है रेड मीट का एंड बाय प्रोडक्ट क्या आता है, दैट इज यूरिक एसिड। एग्जैक्टली। जब यूरिक एसिड जिन लोगों को ऑलरेडी है वो तो नहीं ले रहे, और जिनको नहीं है, जब ये एक्स्ट्रा ले लेते तो उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फिर उसके क्या होता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर एलोपैथी में सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। देयर इज नो मेडिसन वंस गॉट इट फॉर एवर गॉट इट, हम कहा जाता है। मतलब ऐसे नहीं है। अब यूरिक एसिड यहाँ क्यों हुआ, आपने रेड मीट लिया, यूरिक एसिड ज्यादा मिकदार में बना, यूरिक एसिड को खारिज किसने करना था, आपके किडनी ने। किडनी तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है। चलें डॉक्टर उस साहब, वजह हकीम साहब से एक ना हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, फिदा हुसैन है और लाहौर से उनका ताल्लुक है। उनसे जानते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बेटा 2 हफ्ते हो गए, शुगर हो गई है। अच्छा तो मैं गोश्त खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? ठीक है, वो कह रहे 2 हफ्ते हो गई, शुगर हो गई है, मैं गोश्त खा सकता हूँ या नहीं खा सकता? देखिए गोश्त खाने के लिए एक पहले तो ये देखिए शुगर हुई क्यों थी। शुगर होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होती है, जब आपके खून के अंदर और आपके लिवर के अंदर फैट्स की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब गोश्त खाएंगे तो ज़ाहिर है कि उससे आपका फैट ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और आपका शुगर लेवल रेज कर जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर अगर शुगर है तो अपने रेड मीट को इंतहाई लिमिट में लें, और जो डायबिटिक हैं वो तो बिल्कुल ही मिनिमम मिकदार में लें। अगर वो ज़्यादा लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट उनका शुगर लेवल जो है वो बहुत हाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है कि मतलब आप बिल्कुल भी ना लें, अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है ना तो आप ना ही लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये शुगर लेवल को रेस कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप अब हम बात कर रहे थे जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गॉटी होता है, अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, और कुछ का आर फैक्टर पॉजिटिव होता है। जिनका ऑलरेडी है वो तो ये बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे, इसके फजला के तौर पे यूरिक एसिड बढ़ना है। और अगर बढ़ गया है तो हम किडनी के फंक्शन को बढ़ा दें, रेड मीट को बंद करें, किडनी के फंक्शन को एनहांस कर दें, ताकि वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो भी स्मूथ वे से निकाल दे और आप ठीक हो जाएं। और उसके लिए आपके पास एक दवा है हमारे पास, भखड़ा, जिसे ट्रेबुलस कहा जाता है, जिसे खारखस कहा जाता है, भखड़ा के नाम पे मशहूर है, ये पंसारी से मिल जाता है। आपने लेना है 1 चम्मच भखड़ा और 1/4 चम्मच अजवाइन देसी। ठीक है। इससे आपने 1 कप पानी में पकाना है, 2 से 3 जोश देने हैं, ठंडा करना है, और उसके बाद आप ठंडा करके फिल्टर कीजिए और इसके अंदर 1 से 2 चम्मच शहद डालिए और सुबह शाम यूज़ कीजिए। इससे आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, इससे आपके यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाएगी और यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बहुत इन्हांस हो जाएगी, और विद इन डेज आपका यूरिक एसिड फॉरएवर ठीक हो जाएगा और आपका जोड़ों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शर्त ये है कि आप रेड मीट यूरिक खाना एसिड बंद के कर हवाले से जो लोग मेडिसिन भी खा रहे होते हैं, अगर वक्त वो ले रहे हैं तो वो तो फॉर टाइम बीइंग है, दैट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, क्योंकि जी आपके यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बेहतर करता है, आपके स्टोमक को बेहतर करता है, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेता है। और यूरिक एसिड वालों को तो कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी भी पीना चाहिए उन्हें। एग्जैक्टली, वो तो लेना चाहिए, वो ज्यादा यूरिन उसी पास होगा ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आया गोश्त खाया और उसके जैसे कुछ को कॉन्स्टिपेशन हुई, तो कुछ को पेट में दर्द होकर मोशन आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका होम रेमेडी क्या है, आपने ये लेना है जी हल्दी, ठीक है, ये लेना है, और नंबर 2 पे ये मलट्ठी, हल्दी मलट्ठी, और तीसरे नंबर पर आपके पास पड़ा हुआ है सौंफ। ये 3 चीजें, हल्दी मलट्ठी और सौंफ, ये 3 चीजें
आपके होम रेमेडीज जी। हैं, आपके किचन घर में में पड़ी पड़ी भी होती हैं ये होती सारी हैं, आप चीज़ें, इन ठीक चीज़ों है। को अलग अलग ग्राइंड करके मिक्स कीजिएगा, ओके। क्योंकि पेट पाउडर में दर्द बना उस लें। वक्त होगा जब आपके मैदे और इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उनके म्यूकोजल मेम्ब्रेन स्वेल कर जाएगी। तो दिस इज अ परफेक्ट रेमेडी के भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को स्वेलिंग को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसके पेट लिए में 3 क्रैम्प्स चीजें नहीं- हमें चाहिए। जी। ठीक है, एक हमें हल्दी हल्दी चाहिए, चाहिए, एक हमें मलट्ठी मलट्ठी चाहिए और साथ ही सौंफ सौंफ चाहिए। तो इसका पाउडर बना के और वो आप खा लें। आप खा लें। ठीक है, और पानी बेहतर के इसका साथ। वे ये भी है, नहीं उसके मुंह में रखें, ऐसे से चबाना शुरू कर दें अच्छा। और उसको सॉलो करते चले जाएं, और जब तक टेस्ट आ रहा है इट्स ओके, ठीक वो है। फोक उसका फेंक दें, तो आपको हाजमा भी ठीक और उसकी जलन वगैरह भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, आज हमने आपको सारी रेमेडीज बता दी हैं कि अगर आपको आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, अल्लाह ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर हो जाता है, क्योंकि हम बेएहतियाती बहुत ज़्यादा करते हैं गोश्त के हवाले से, तो अगर हो जाता है तो ये सारी रेमेडीज, सारे घरेलू नुस्खे आप लोगों को हमने बता दिए हैं, हकीम साहब ने बता दिए, आप उनको ट्राई कीजिएगा और फिर हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर हमारे से बात की। अब ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे इन्फेक्शन के हवाले से जिससे बड़े और बच्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस इन्फेक्शन को संजीदा नहीं लिया जाता और एहतियात ना बरती जाए तो ये पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मैं बात कर रही हूँ चिकन पॉक्स के हवाले से। आमतौर पर ये इन्फेक्शन 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आप किसी भी उम्र में इस इन्फेक्शन से मुतासर हो सकते हैं। अब इसके अलावा बच्चों में होने वाले खसरे की एक वायरल बीमारी है जो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद को मुतासर कर सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये वायरस उन बच्चों को मुतासर करता है जिन्हें पैदाइशी टीकों के दौरान खसरे का टीका नहीं लगा हो। तो आज के सेगमेंट में हम इसी वाले से बात करेंगे कि खसरा और चिकन पॉक्स की बीमारी में फ़र्क क्या है और इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, और अगर हो जाए बच्चे को तो कैसे पता चलेगा, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हुज़ैमा बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, खसरा और चिकन पॉक्स दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग इन्फेक्शन हैं? नहीं, ये दोनों एक चीज़ तो नहीं है। खसरा एक अलग वायरस से अच्छा। होता है, चिकन पॉक्स एक दूसरे वायरस से होता है। ओके। है दोनों वायरस इलनेसेस और दोनों डेंजरस भी हैं, इन्फेक्शियस भी हैं, फैलती बड़ी तेज़ी से है। तो ये मतलब है वायरल इलनेसेस लेकिन डिफरेंट है। ठीक है, मतलब डिफरेंट है। तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये खसरा है और ये चिकन पॉक्स है? देखिए, खसरा जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है फीवर के साथ और गला ख़राब, आंखों में से पानी, छींके, फ्लू, और बच्चा इरिटेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा और खाना पीना बहुत कम कर देता है, और उसके फीवर के तीसरे चौथे दिन उस पर रैश अपीयर होता है। जो खसरे का रैश है वो अक्सर आपके जो है ना हेयर लाइन या गर्दन पे अपीयर होता है, फिर चेहरे पे आता है, फिर पूरी बॉडी पे जाता है, फिर मतलब ट्रंक और पूरी बॉडी इन्वॉल्व कर लेता है। खसरे के जो रैश होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं और उनमें पस नहीं पड़ती है, और वो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जुड़ जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो 3 से 4 दिन 5 दिन रहता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वायरल इलनेस है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। जबकि चिकन पॉक्स इससे डिफरेंट है। चिकन पॉक्स स्टार्ट तो तकरीबन इससे मिलते जुलते तरीके से ही होता है कि फीवर होगा, गला ख़राब हो गया, सर में दर्द हो गया, खाना पीना बच्चे का कम हो गया, इरिटेबिलिटी भी आ गई, लेकिन उसके बाद उसमें रैशेज़ आते हैं स्मॉल से जो कि अलग-अलग होते हैं। वो रैशेज़ में फिर थोड़ी सी पस पड़ती है, फिर वो इलार्ज होते हैं और उसके बाद वो ब्लैक एंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरह करके क्रॉप्स आती हैं और ये 7 से 10 दिन तक चलता रहता है प्रोसेस। अच्छा, ये चिकन पॉक्स का या दोनों का? नहीं, चिकन पॉक्स का। ओके। यानी कि एक खेप आएगी, उसके बाद एक दूसरी अगले दिन स्टार्ट हो जाएगी और ये 7 से 10 दिन तक का प्रोसेस चलता है और वो इंतहाई बच्चे को उस पर खारिश बहुत होती है और इस वजह से वो चिकन पॉक्स के अगर दाने फाड़ दिए जाए तो उनका निशान नहीं जाता है ना सारी जिंदगी। फिर वो कहते हैं कि जी उसका निशान नहीं जाता है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती इनकी, ठीक है, तो ये अक्सर 10 से 12 दिन में या 13 दिन में
दोनों डिजीज रिजॉल्व हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, खुद ही उसके लिए आपको कोई डॉक्टर से रुजू नहीं करना पड़ता है एज सच कि अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्सन नहीं हो गई है। तो डॉक्टर साहब ये होते क्यों हैं बच्चों को, ख़ास तौर पर ये खसरा यहाँ पर चिकन पॉक्स अगर देखा जाए तो अगर ये बचपन में हो गया है, ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होता है, या अगर बचपन में हो गया ये बड़े होकर नहीं होगा, और बचपन में नहीं हुआ तो बड़े होकर किसी भी उम्र में हो सकता है? देखें, इनकी इम्यूनिटी तो लाइफ टाइम है। ओके। एक दफ़ा अगर किसी को खसरा या चिकन पॉक्स हो गए तो वो उसकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। अच्छा। लेकिन अगर कोई एक्सपोज नहीं हुआ इससे तो उसे किसी भी एज पे ये चीज़ें हो सकती हैं, दोबारा हो सकती है। बिल्कुल। मतलब ये है कि दोबारा तो नहीं, पहली बार ही होगी। अगर तो बचपन में होगी फिर तो इम्यूनिटी होगी, ठीक है, या तो वैक्सीनेटेड है चाइल्ड। ओके। अगर वैक्सीन का ये होता है कि वैक्सीन एक हद तक इम्यूनिटी देती है, कभी भी कोई वैक्सीन दुनिया में ऐसी नहीं है जो 100% इम्यूनिटी दे, और कुछ इम्यूनिटी जो वो देती है वो टाइम के साथ वेन ऑफ होती है, यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनमें चांस ये होता है कि अगर उनका एक्सपोजर होगा या अडल्ट एज में भी तो उनको वो बीमारी हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेटेड होने की वजह से कुछ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं तो वो इतनी सिविरिटी नहीं होती डिजीज़ की, और कॉम्प्लिकेशन से बचत हो जाती है। क्योंकि देखें, ये है तो वायरल एनालिसिस जो कि सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा। लेकिन इनमें प्रॉब्लम यही आता है कि अगर इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, जैसे खसरा की कई कॉम्प्लिकेशन है, उसमें इन्फेक्शन है, ब्रेन की इन्फेक्शन है, नमोनिया है, कान की इन्फेक्शन है, तो वो उनमें से कुछ ऐसी इन्फेक्शन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। इसी तरह चिकन पॉक्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लाहौर में देखा जा रहा है, उसमें क्या कहते हैं, आपके अगर खुदा न खास्ता नमोनिया हो जाता है या स्किन इन्फेक्शन भी बहुत पेनफुल होती है, लेकिन जो नमोनिया है वो तो लाइफ थ्रेटनिंग है। वो उसमें इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसमें आप समझ लें कि मतलब उसका मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है। और उसके अलावा मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस यानी ब्रेन की इन्फेक्शन भी इससे रिलेटेड है। ओके। तो मतलब ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज ना कर पाएँ तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डॉक्टर के पास कब हमें जाना चाहिए अगर घर में ट्रीटमेंट चल रहा है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज है कि जिसमें खसरा बिगड़ गया है या फिर चिकन पॉक्स बिगड़ गया है, ये सिचुएशन बिगड़ गई है, तो तब हमें अब डॉक्टर के पास रश करना चाहिए? देखिए, माइल्ड वायरल इलनेसेस में तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पैरासीटामोल ही काम कर सकती है और आपका एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। ओके। लेकिन और जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि आप कह लें कि 2-3 साल से लेकर 10 साल तक, अक्सर उनको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता अक्सर, क्योंकि उनकी जो बीमारी है अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं भी है तो माइल्डर उसकी होती है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन अगर कोई स्टार्ट हो गई है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है, बच्चे का जो फीवर है, लोग कहते हैं ना कि खसरे में गर्दन तोड़ बुखार भी हो जाता है। बिल्कुल, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो आप देखते हैं कि बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो नॉर्मल नहीं रहा, बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक है, ड्राउजी है, तो आपको डेफिनेटली फिर फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन जो रूटीन की बीमारी है, उस रूटीन की ये जो इलनेस है वो अक्सर सेल्फ लिमिटिंग होती है। जहाँ तक एडल्ट्स की बात है, अगर किसी को 17-18 साल की उम्र के बाद होता है तो उसको तो डेफिनेटली जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। अच्छा। एक आपका जो ये नियोनेट है, यानी कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, अक्सर कई दफ़ा ये देखा गया है कि माँ को अगर हो गया है और माँ ने बच्चा डिलीवर किया है तो बच्चे में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर नियोनेट को होता है, नौज़ायदा वाले को होता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। उसमें आपको मेडिकेशन भी देनी पड़ती है बच्चे को। नॉर्मली हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर मेडिसिन देनी पड़ती है। अच्छा, लास्टली फटाफट इसका भी जवाब दे दें। यूजुअली हमने जो देखा है अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, कि खसरा या चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है बच्चे को गर्मी में रखें, कि ये जो खसरा है, चिकन पॉक्स के दाने, ये जल्दी जो है ना वो विजिबल हों या जल्दी निकल आए, बॉडी पर रैशेज हो जाएं। ऐसा होना चाहिए? मिथ्स हैं ये? मिथ्स है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि मेरे साथ एक वाकया भी हुआ कि एक पेशेंट की मुझे कॉल आई कि बच्चे को चिकन पॉक्स से दिखाना है। घंटे बाद कहा कि हम नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी मेरी बहू ने रोना शुरू कर दिया है, कि उसने बताया जी कि जिसको चिकन पॉक्स हो उस बच्चे को घर से ही नहीं निकालते हैं। नहीं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन। तो ये माशरे में इसका कि मिथ से, हालांकि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि बच्चों से खेलने नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चे दूसरे आइसोलेशन तो की जा सकती है, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है, एक से दूसरे को बड़ी तेजी से फैलती है। तो ये तो डेफिनेटली है कि आप बच्चे को पब्लिक एरिया में नहीं लेके जाएं। आप घर में रखने का मकसद ये जरूर हो सकता है कि आइसोलेशन करें,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर घर से बाहर जाएगा तो कोई डिजीज़ को बढ़ जाएगी या ऐसी हो जाएगी। तो इसमें एक हद तक बात ठीक है कि आप उसको आइसोलेट करें, उसकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलग करें, वो अलग कर दें ताकि दूसरे बच्चे को ना। अभी हम जो देख रहे हैं कि एक एक फैमिली के 4-4 5-5 बच्चे इकट्ठे आ रहे तो वो हैं, एक contagious को हो हुआ गया और हुआ। दूसरे को हो गया। और वैक्सीन जरूर करवाएं। देखें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि खसरे की वैक्सीन तो गवर्नमेंट कर रही है, जी। लेकिन चिकन पॉक्स की वैक्सीन गवर्नमेंट नहीं कर रही। अच्छा, वो खुद से करानी वो पड़ेगी आपको खुद से करानी पड़ेगी। ओके, और वो आपको प्राइवेट करवानी पड़ेगी, अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करके करवाएं। ओके। और ये वर्ष आप कह लें कि करवानी है, क्योंकि जितने की वैक्सीन आती है ना, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो उतने का जितनी आपका डॉक्टर की ट्रीटमेंट, फीसिस हाँ। भरनी है, जितनी मेडिसिन लेनी है, जितनी परेशानी सहनी है, उससे वो बहुत कम। उससे वो बहुत कम है। एग्जैक्टली कि आप अपनी ये जितनी भी ख़ास तौर पर जो वैक्सीनेशन होती है ना, टीके होते हैं ख़ास तौर पर पैदाइशी टीके, ये तो लगवानी ही चाहिए। दूसरा, इसमें खसरे की तो है, चिकन पॉक्स की नहीं है। हम इंतजामिया से भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से, हमारी कि यही उनको से इसमें रिक्वेस्ट भी है हाँ कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन को इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए इसके अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर, ताकि लोगों को इसके हवाले से भी थोड़ा रिलीफ मिले। डॉक्टर खुजैमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए। खसरा और चिकन पॉक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कौन सी किताब वो लेकर आए हमारे लिए, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब। शुक्रिया मुनीबा। वो फौजी बूट पहने हुए था, साथ सफ़ेद शलवार जिसके पांचे बूटों से भी ऊपर थे, उससे ऊपर पूरा सब्ज़ टी शर्ट जिस पर अंग्रेज़ी में इस्लामी पैगाम दर्ज था। उसके गले में सोने की जंजीर थी जो उसकी शर्ट से बाहर लटक रही थी। जंजीर को छूती हुई सफ़ेद और स्याह मिक्स्ड, सफ़ेद और स्याह लंबी दाढ़ी थी। आंखों में सुरमा और सर पर तुर्क उस्मानी टोपी पहने वो नहायत एतमाद से चला जा रहा था। बज़ाहिर उसके कदम हमवारो उस्तवार थे, लेकिन जो ही मैंने उसके अजीबो गरीब कदीमो जदीद मलबूस पर बात शुरू की तो वो लड़खड़ा गया, घूर कर देखा और मेरे जबड़े पर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया। ये एक स्नैपशॉट है अलामती किस्म का। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये किताब है कहानी चल रही है, कहानी चल रही है। और किन चीज़ों पे मबनी है आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। फर्दर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ये माइक्रो फिक्शन, माइक्रोफ यानी छोटी कहानियाँ, उन पे मबनी है। और ये लिखा किसने है? इसको शहजाद नैयर साहब ने, और निगारशाद पब्लिशर्स ने इसको शाया किया है। तो शहजाद साहब ख़ुद रिटायर्ड फ़ौजी हैं और बड़ी मुस्तद और चाको चौबंद शख्सियत हैं और मुतहर्रक हैं। शेर व अदब में, मुशायरों में आप इनको देख सकते हैं, और अदबी महफ़िल हैं वहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने किताब जैसे ही पढ़ने के लिए बैठा तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इसको मैं छोड़ूं। इतने दिलचस्प पैराए में इतनी मज़ेदार कहानियाँ हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सच्ची बात यह है कि मुझे अगर बीच में 2 दफ़ा किताब रोक के कहीं जाना पड़ा तो वो मैंने बादिल नखास्ता इस किताब को छोड़ा और काम करके वापस आके सबसे पहला काम जो किया वो इस किताब को उठा के दोबारा से पढ़ना शुरू किया। जिसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने एक होलिस्टिक पिक्चर जो है ना, आप समझ लें कि करीब रखने की बजाय दूर से जब बंदा देखता है तो एक होलिस्टिक पिक्चर बन जाती है ना मंज़र की, तो वो मेरे सामने बन गई। तो जिससे मैंने ये नतीजा निकाला कि इनकी कहानियों के असेंशली कुछ 5-6 मौज़ूआत हैं। सबसे बड़ा मौजू जो है इनका वो मार्क्सिज़म का मौजू है, गुर्बत, और उस गुर्बत के साथ जुड़ा हुआ जिन्स का एक लाजमी ताल्लुक़ है। कोई गरीब है तो उसकी वजह से वो हिजड़ा बनने पे मजबूर हो गया है, कोई गरीब है तो जिस्म फरोशी पे मजबूर हो गया है, कोई गरीब है तो उसका इस्तेसाल किया जा रहा है। ये तो पहले तो दोनों ऑप्शंस थे ना, सही है क्या वो मजबूर व मकहूर है बेचारा या बेचारी, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये इनके कहानियों का बुनियादी जो है ना। इसके अलावा कोरोना जो है उसको इन्होंने मौजू बनाया है। फिर फेमिनिज़म के जो ट्रेंड्स हैं, फेमिनिज़म की फर्स्ट जो वेव, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ में ख़ास तौर पे अब जो LGBTQ, उस हवाले से हमें नज़र आएगा कि इनका एक अपना नुक्ता नज़र है। और एक और मज़े की बात यह है कि आपको जो मैंने सुनाया है ये अलामती था,
और अगर अलामत अनफोल्ड होती है तो अच्छी बात है, नहीं अनफोल्ड होती तो फिर भी अच्छी बात है। ये पाक फ़ौज में इन्होंने सर्व किया है, तो पाकिस्तान की हिफाजत में इन्होंने ज़ाहिर है अपना दिलो जान से ये फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। अलबत्ता हमें हैरत होती है कि जब हमारे फ़ौजी भाई ऑफिसर भी बाज़ात मार्क्सिस्ट निकलते हैं, ये बचपन से हमें हैरत होती है, लेकिन होते हैं इस तरह के और आज़ाद हैं अपने इस मामले में। फ़रीज़ा अपनी जगह वतन की हिफाजत का और ख़याल नज़रिया अपनी जगह। तो बहरहाल ये जो माइक्रोव्स हैं इसके बारे में अगर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि माइक्रोव ओवरऑल जो 100 लफ्ज़ों की कहानी जो इन्होंने ज़िक्र भी किया दिबाचे में, और उन्होंने दिबाचे में ये भी फरमाया कि मैं 20-25 साल से ही लिख रहा हूँ, आखिर पे कुछ उन्होंने अफसाने भी शामिल किए। तो माइक्रोव का जो बुनियादी तौर पे काम होता है वो आखिरी जो लाइन है वो पंच लाइन होनी चाहिए। ये मंटू साहब ने भी सीखा था बाहर के राइटर्स को पढ़ के। हम देखते हैं कि मोपसा का उसलूब हो या रशियन उसलूब हो, ये कुछ इससे मिलता जुलता उसलूब है। ग़ुलाम अब्बास का उसलूब बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताहम बहुत सारी कहानियों पे मुझे ये गुमान होता है कि ये तय करके लिखी हैं इन्होंने और वो डाइजेस्ट के लेवल से ऊपर नहीं उठती। बाज़ कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, मसलन बतौर आर्मी ऑफिसर इनको देश देश में घूमना पड़ा, तो पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे देश हैं, जैसे बलूचिस्तान की कहानियाँ इन्होंने बड़ी मज़े की लिखी हुई हैं, और वहाँ जो सरहद पे कि दुश्मन का रेडियो जो है ना वो उसको तबाह कर दिया जाए, तो वो बहुत अच्छी कहानी है। बाहर पाकिस्तान से बाहर के मुल्क की कुछ चंद एक अच्छी कहानियाँ हैं, तो इनको बतौर आर्मी ऑफिसर मुख्तलिफ उतना एक्सपोजर है इनका जितना हम आम लोगों का नहीं होता, तो वहाँ से ये रंगारंग कहानियाँ लेके आए। वो कहानियाँ ज़्यादा दिलचस्प हैं जो ख़बर के रद्द-ए-अमल पे या अखबारी रिपोर्ट के किसी रद्द-ए-अमल पे उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है, उसमें वो भी नज़र आ जाती है कि ये बस ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि इस किताब की ज़ख़ामत जो है वो कम होनी चाहिए थी, इनको ख़ुद सफ़ाकी के साथ वो कहानियाँ निकाल देनी चाहिए थी, या आइंदा जो करें जो मुंतखब करें कहानियाँ छपवाने के लिए, उसमें से वो कहानियाँ निकाल दें जो इनको भी पता है कि ये मैंने खींच तान के कुछ ना किसी रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल पे, फिर रिपोर्ट से मुराद कोई स्टोरी है या कोई ख़बर है उसके रद्द-ए-अमल पे, या जैसे कि हमने वो गेट कीपिंग थ्योरी पढ़ी है और उसमें ज़ाहिर है ये ख़ुद भी आप जानते होंगे, आपको शायद जान के हैरत होगी कि ये ख़ुद भी इन्होंने फ़िल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन में मास्टर्स कर रखा है मेजर शहजाद नैयर साहब ने, और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये हमारे जूनियर होते थे। पढ़ाई लिखाई में जूनियर थे, वैसे सीनियर हैं, ये उम्र में सीनियर हैं। तो बहरहाल उन थेरीज़ को भी इन्होंने एक कहानी की शक्ल में पेश किया, तो वो कुछ बन नहीं पाई बात। तख्लीक जो है वो कुछ और चीज़ है, और इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये शहजाद साहब का वो काम है जो है ना मार्क्सिज़म के तालिब इल्मों के जो इब्तदाई स्टेजेस होती हैं उसमें ये बड़े काम आने वाली किताब है। तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। माइक्रो फिक्शन की दुनिया में इसकी बड़ी ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल है कि पुराने ज़माने के लोग भी माइक्रो फिक्शन ही लिखते थे, मतलब हिकायात जो जितनी भी होती थी छोटी वो चलती थी। मुझे ये पढ़ के आखिरी बात ये कि उरहान पामोक का माय नेम इज़ रेड याद आता है, उसमें एक हिकायत के बाद एक के बाद चलता चला जाता है। नावल्स सारे जो है मुख्तलिफ़ कहानियों का मजमुआ होते हैं। तो अगर मेजर साहब ये चाहें कि अब अदरवाइज़ जो है ना वो काम करें, अब एक नावल लिखें, तो मैं इनके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त नावल निगार देख रहा हूँ। ठीक है जी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें आज की किताब के हवाले से उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के हवाले से। अब एक ऐसा बंदा जो कि हर टाइम झूठ बोलता है और झूठ बोलने के साथ साथ वो शो ऑफ भी बहुत ज़्यादा कराता है। अक्सर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है, मेरा तो पड़ता ही है, आप लोगों का भी पड़ता ही होगा, क्योंकि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनकी नफ्सियात क्या होती है। मतलब आप थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हैं तो आप उसको इतना ज़्यादा बना के शो ऑफ करवा रहे होते हैं। इवन दो कि जैसे अभी ईद, आज तीसरा दिन है ईद का, तो लोग जब कुर्बानी के लिए जानवर भी लेकर आते हैं
तो कुर्बानी तो आपने अल्लाह की राह में करनी होती है ना। आप लेकर आते हैं, बिल फर्ज के आप 1 लाख रुपए का बकरा लेकर आए हैं और आके आप बता रहे हैं कि जी आपने 2 लाख रुपए का बकरा ले लिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? शो ऑफ कराने का क्या जाएगा आपका? ये तो अल्लाह की राह में आपने ज़बा करना है, कुर्बानी देनी है, लेकिन ये जो शो ऑफ कराने वाली जो चीज़ है ना, ये समझ नहीं आती है कि नफ्सियात क्या है इन लोगों की। दूसरा झूठ बोलना, तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि अगर कोई इंसान आपके सामने झूठ बोल रहा हो तो उसको आप किस तरह पकड़ सकते हैं, परख सकते हैं, उसकी क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है आज। साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो शो ऑफ करना, ये क्या है? ये हैबिट है या इसको कोई बीमारी कहेंगे या इसको क्या कहेंगे? जो बहुत सारे लोग जो है ना शो ऑफ कर रहे होते हैं, बेफजूल का शो ऑफ कर रहे होते हैं। देखिए, बहरहाल ये एक बीमारी तो नहीं है। अच्छा। बिल्कुल आदत है एक, और इसको हम कहते हैं बिहेवियर का मसला। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग मुनाफिकत करते हैं, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, अच्छा कुछ लोग बहुत ज्यादा बतूनी होते हैं, कुछ लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे बिहेवियर के मसले हैं, बीमारियां नहीं हैं। अब बात यह कि लोग शो ऑफ क्यों करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसमें 2-3 वजह है जिसकी वजह से लोग शो ऑफ करते हैं। एक तो वो सामने वाले को इम्प्रेस करने की वजह से झूठ बोलते हैं, ये शो ऑफ करते हैं। कोई ना कोई उनका एजेंडा होता है, शो ऑफ करते हैं। बहुत बड़े सारे ऐसे लोग हैं, वो इस तरह की शेखियां बिगाड़ते हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर की एहसासे कमतरी को छुपाना चाह रहे होते हैं। ठीक है। उसमें आप फिर देखें कि जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग अब किसी दूसरे को इम्प्रेस करके एक अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश में करते हैं। अब उसमें फिर एक बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय द वे जो इनसे इम्प्रेस हो भी जाते हैं। अब उनकी भी एक मेंटेलिटी है। काफी सारे लोग हैं ना जो इम्प्रेस हो जाते हैं किसी की ऐसे शेखियां बिगाड़ने से कि पता नहीं इतनी बातें कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैच्योर होते हैं, वो इस चीज को डिस्करेज करते हैं कि नहीं नहीं, ये शेखियां बिगाड़ना जो है ये कुछ भी नहीं होता। उनको पता होता है एम्प्टी वेसल मेक्स मच अ नॉइज। उसके बाद फिर आप देखें, एक तीसरी जो बड़ी वजह है शो ऑफ करने की, झूठ बोलने की, ये ना कुछ थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, जरा कल्चर का भी एस्पेक्ट है। क्योंकि अच्छा। आप देखें कि हमारे कल्चर में बहरहाल एक चीज को बड़ा प्रमोट किया। लोग कहते हैं अपने पैसों का शो ऑफ। वो ना भी बात करें तो आमतौर पे जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं फलां बंदा मुझे जानता है, मैं बड़ा वेल कनेक्टेड हूं। और इसमें देखें कि ये जो बात है ये यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं यूके गया तो वहां पे मुझे मुकामी लोगों ने कहा जी आप लोग जो हैं, आप लोग पैसे की इतनी शेखियां क्यों बिगाड़ते हैं? अच्छा। मैंने कहा जी, अब इंग्लिश में कहा उसने, मैंने कहा जी क्या मतलब है? कहता मैं एक दो मिला हूं आपके लोगों से, वो कोई बात हो ना हो तो वो ऐसे पैसे ही के कहते दोस्त हैं, जमा रहे होते एग्जैक्टली हैं। ऐसे ही कहते हैं जी कि जी हमारे मेरे पास इतने पैसे हाँ। हैं। अच्छा, यही बात मुनीबा, मैं कुछ देर बाद कोई साल एक बाद जर्मनी गया, वहां पे भी मुझे एक लोकल बंदे ने कही, तो मैंने उनको कहा यार ये थोड़ा सा ना हमारा थोड़ा बहुत कल्चर में है। तो वो लोग ऑब्वियसली इस चीज को माइंड करते हैं कि भाई ये क्या बात होगी। अब जब हम देखें यहाँ पे हम शेखी बिगाड़ रहे हैं पैसों पे, क्योंकि लोग इंप्रेस होंगे, लोग हमें वैल्यू देंगे, इस वजह से लोग शेखियां बिगाड़ते हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि जो शो ऑफ लोग करते हैं उनकी कुछ निशानियां, झूठ बोलने वाले बंदे की कुछ निशानियां हैं, जहां पे आप देखें भाग जाए। सबसे पहले जो शख्स कुछ होता है, अच्छा, उसको शो ऑफ उसको बताने की जरूरत नहीं होती, वो करता ही नहीं है। देखिए, जब कोई शख्स कुछ होता है ना, आपको उस शख्स की वाइब से ही पता चल जाता है कि कुछ है। लेकिन अगर जो कुछ नहीं होता वो शेखियां बिगाड़ता है। उसके अलावा शो ऑफ करने वाला, झूठ बोलने वाला बंदा हमेशा दावे करेगा, ठीक है, बड़े बड़े दावे करेगा। ये बड़ी निशानी है शो ऑफ करने वाले शोखे बंदे की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप फिर देखें कि वो शख्स, अगर आप जिस बात पे शेखी बिगाड़ है, अगर आप उसको काउंटर करेंगे तो वो आपके साथ पर्सनल हो जाएगा। वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा कि आपने उसको काउंटर किया है इस बात पे। एक तो ये बड़ी निशानी होगी। उसके बाद फिर अपनी बात से मुकर जाएगा, कभी भी किसी भी बात पे एक तो मुकर जाएगा बात से, और दूसरा देखें कि इररेलेवेंट बात करेगा। मसलन कि कैसे बात कोई और हो रही है, टॉपिक कुछ और है, जिस चीज पे शेखी बिगाड़नी है घुमा फिरा के बात लेके आएगा गैर जरूरी तौर पे। तो जिसमें आप ये 3-4 निशानियां देखें, आप ये एक रेड फ्लैग है, आपको उससे भागना चाहिए। क्यों भागना चाहिए?
कि हमें ये जो लोग शो ऑफ करते हैं, शेखियां बिगाड़ते हैं, उर्फ में शौके लोग हैं, इनसे क्यों भागना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो इनका ना हमेशा कोई ना कोई एजेंडा होता है, वो आपको अननेसेसरीली इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन, देखिए अटेंशन सीकर होना ना ये बहरहाल कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चले फर्ज करें अगर कोई बंदा अटेंशन सीकर है भी, तो उसमें जिनकी अटेंशन सीक कर रहा है उनको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई हिडन एजेंडा है, फर्ज करें जी आजकल लोग इंप्रेस करके ना ये रिश्तों में, शादियों में बड़ा इंप्रेस करते हैं, वो बताते हैं इतनी हमारी सैलरी है, फलां जॉब करते हैं, इस तरह इतना हमारी प्रॉपर्टी है, ये सारी, और बाद में कख नहीं निकलता। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें फिर चाहे आप खुद की मर्जी से इंप्रेस होकर शादी करें या पेरेंट्स करें, अब आप देखें कि ये खोखला सा दावा होता है, बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये तो हम कहां फंस गए, ये हमें मिलता है माशरे में। तो जो सबसे पहले तो इंप्रेस गलत तरीके से करते हैं, इस वजह से आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा फिर ये देखें, ये लोग कभी भी आपके साथ सिंसियर नहीं होते। जो शो ऑफ करने वाला बंदा है ना, ये मैं आपको एक डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, वो हमेशा अपने साथ ही सिंसियर होता है। अच्छा, लेकिन हमारा माइंडसेट ये भी है ना कि अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम उसको शो ऑफ क्यों ना करें, खासतौर पर जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा इतना ज्यादा है तो हम क्यों ना उसकी शौकियां मारें या क्यों ना उसको शो ऑफ करें। देखिए इसमें ना एक चीज ये है कि कुछ हद तक अपने आप को शो ऑफ करना ये एक इंसान की हिस्स होती है, नॉर्मली थोड़ा बहुत कभी कभी इंसान कर लेता है ना, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मसला यहां पे आता है कि जब आप अपनी शौकियां बिखेरने में इतने ज्यादा मशगूल हों कि आप किसी को कुछ खातर खा किसी को खातर में ना लें, मतलब इंफीरियर वो और सुपीरियर वाला बिहेवियर शुरू हो जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू हो जाते हैं। जो शख्स शो ऑफ करता है, एक तो जैसे मैंने बताया कि उसका एक एजेंडा होता है, ठीक है, दूसरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो उसमें होता ही है, जिसको ओवरकम करने के लिए वो इस तरह से काम कर रहा होता। उसके बाद ये ऐसा शख्स खुद पसंद होता है, आपके साथ कभी भी लॉयल नहीं होगा, शेखी बिखेरने वाला बंदा। उसके अलावा जब भी मौका मिलेगा वो आपको जरूर चीट करेगा, क्योंकि इंटाइटल समझता है ना, धोखा देता है, इंटाइटल समझते हैं ऐसे लोग कि देखो मैंने ये बात करके सामने वाले को अपने इन्फ्लुएंस में ले आया, मैं इस पे, और इनमें कंट्रोल करने की ख्वाहिश होती है। अब आप देखिए जिसमें ये इतनी सारी 3 4 5 रेड फ्लैग्स मैंने बताए जिनकी निशानियां, अब ये अपने हक में तो चले बेहतर होते हैं, ये लोगों को कुछ उर्फे आम में कहना चाहिए कभी कभी ठग लेते हैं, लेकिन जिसके सामने ये शेखियां बिखेर रहे होते हैं उसको भागना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें उनसे नहीं, लेकिन उनके अपने लिए ये कितनी नुकसानदेह चीज है इन फ्यूचर, या उनकी अपनी जिंदगी में ये उनको कितना हॉन्ट कर सकती है, उनके लिए खतरनाक हो सकती है। जी ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि बाज़ औक़ात हम ऐसे काम कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इससे हमें नुकसान क्या है। देखिए सबसे पहले तो कुछ देर के लिए ये सबको कुछ इंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन लॉन्गर रन इनकी इमेज खराब हो जाती है। वो कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे टाइम के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। इनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा मुझे तो ये कह के इंप्रेस किया था, निकले क्या अंदर से। फिर जब ऐसे लोग जब शेखियां बिखेरते हैं तो लोग इनसे एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि पता नहीं बात कर रहा है तो कुछ होगा। जब ये उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते फिर इनके हालात खराब होते हैं, तो बेसिकली इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। ऐसे लोगों के जो मामलात हैं रूटीन में, चाहे सोशल मामलात आप कह लें या उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में ये अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते, ये इनके मामलात खराब होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे के पर्सपेक्टिव पे जाके देख नहीं सकते, इस वजह से भी लोग इनको फिर कुछ अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। गर्ज के इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं और बाय द वे इनकी फिर हेल्थ भी खराब हो जाती है, और एट द एंड फिर ये अकेले रह जाते हैं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, घर में भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहते, रिश्तेदारों में, फिर खास तौर पे कोवर्कर में, कोवर्कर तो 1 मिनट में वो सर्कल कर देते हैं कि ये तो है ही रॉन्ग नंबर। तो इसलिए ऐसी चीजों से परहेज करनी चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, और हंसी खुशी अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी बिखेर के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दूसरों के साथ भी पॉजिटिव रहना चाहिए। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन हमने कोशिश की है इसको पूरा कर सके। थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेती हूँ मैं यहाँ पे, मिलती हूँ उस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारा बाज़ार से खाना अब बहुत ही मामूल बनता जा रहा है। आए रोज़ हम लोग घर में अगर कुछ अच्छा बना है, नहीं बना, तो दिल करता है कि जनाब बाहर से ऑर्डर कर लें। और ख़ास तौर पर आजकल जिस तरह ईद का समा चल रहा है, गोश्त का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और गोश्त के साथ यूजुअली हमारा होता है कि जनाब बाहर की रोटी आए, तंदूर की रोटी आए, साथ खमीरी रोटी, यहाँ पर नान जो है ना वो चलता है। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह का हो सकता है? ज़्यादा कैलोरीज आप इसकी थ्रू नान या फिर खमीरी रोटी आप इनटेक कर रहे हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन कितना ख़तरनाक आपके लिए हो सकता है। और ये कि किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर किसी ने वेट लॉस करना है, वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए इन दिनों में, तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, आजकल हमारे घरों में सिर्फ और सिर्फ गोश्त 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 बन रहा है। एक तो गोश्त बन रहा है, दूसरा हम लोग बाहर से भी बहुत ज़्यादा खाना मंगवा के, आपको पता है कि ऑर्डर कर लिया, घर में पसंद नहीं आया तो बाहर से ऑर्डर करके खा लिया। अच्छा, ये हमारी हैबिट कितनी बुरी है हमारे अपने लिए, हमारे अपने कह लें कि बॉडी सिस्टम के लिए या इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल। जो बाहर से हम खाना ऑर्डर करते हैं उसमें क्या एक बेसिक जो होता है प्रॉब्लम, उसमें यही है कि वो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। हम लोग जब घर पे खाना बनाते हैं वो मेक श्योर कि एक तो हाइजीन प्रैक्टिसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसमें कि खाना धुलता है प्रॉपर, वेजिटेबल्स अलग से वॉश होंगी, चिकन मटन अलग से वॉश होगा, तो एक हाइजीन प्रैक्टिसेस का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है। बिकॉज आपको पता है कि अगर आप क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है, अगर आप कटिंग बोर्ड्स भी हैं, इवन अगर आप सेम कटिंग बोर्ड पे गोश्त काट रहे हैं और उसी पे वेजिटेबल काट लेते हैं, तो दैट कॉजेज क्रॉस कंटेमिनेशन। बिकॉज हम लोग जनरली सब्जियां धो के वो कर रहे होते हैं, और अगर वही आप सैलेड कंज्यूम कर लें, उसमें आप देखें कि जितने बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके अंदर होगी जो मीट की है। जी। आप समझते हैं ये भी एडिबल चीज़ है, सैलेड भी एडिबल है, लेकिन आप सेम कटिंग बोर्ड पे नहीं काट सकते। इसी तरह जब हम बाहर से खाना खाते हैं तो यू नेवर नो क्या सर्कमस्टांसेस थे पीछे, कितने कटिंग बोर्ड्स थे, क्या उसकी क्रॉस कंटेमिनेशन हुई है नहीं हुई। तो उसमें यही होता है कि जो है ना रॉ मीट, उसके जो है जो बैक्टीरियाज हैं वो वेजिटेबल्स के ऊपर लग जाते हैं, और उसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिसेस का ख्याल नहीं रखा जाता। और ये हाइजीन ना होने की वजह से आपको पता है हेपेटाइटिस के कितने लोग जो है ना वो अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए और ई बेसिकली फूड एंड वाटर बॉर्न होते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये हम खाने और पानी के थ्रू होते हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं अगर वो कंटेमिनेटेड है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अक्सर लोग वॉशरूम जाते हैं, दे डोंट हैव हाइजीन प्रैक्टिसेस, तो उसमें हाथ प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते, और उसी खाने से अगर वो फॉर एग्जांपल उन्होंने खाने को पकड़ लिया है उन्हीं हाथों से, तो वो क्या होगा कि जर्म्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे फूड के अंदर। अब वो फूड जब हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दो रूट्स के थ्रू होता है ना, एक फूड के थ्रू होता है, एक वाटर के थ्रू होता है। इसी तरह पानी अगर कंटेमिनेटेड है, जैसे हमने बर्फ़ डाली है पानी में, पानी बिल्कुल साफ़ था, लेकिन हमने रेस्टोरेंट से मिनरल वाटर लिया, उसमें हमने पानी लिया, लेकिन बर्फ़ हमने उनकी मंगवाई जो कि लोकली वहाँ की है। अब आपको नहीं पता कि उस पानी के अंदर क्या है, उसमें एजेंट्स हैं, कितनी क्रॉस कंटेमिनेशन हो चुकी हुई है, तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जो कि जाके हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए बाहर से खाना रिकमेंडेड नहीं होता। एक हाइजीन प्रैक्टिस, सेकंड आपको क्वालिटी उस तरह की नहीं मिलती। जनरली होता है कि जो है डेड मीट आपको नहीं पता, आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन सा हलाल किया गया प्रॉपर, या कौन सा किसी चिकन को बीमारी थी, या जैसा बर्ड फ्लू आ जाते हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे फ्लॉक्स सही नहीं जाते, तो डेड मीट होता है, अगर आप वो खा लें तो वो प्रॉब्लम्स कॉज करता है, स्टमक इश्यूज है, वैसे भी आपके लिए वैसे ही इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक करता है जब आप इन अ लॉन्गर रन वो खाते हैं, तो उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। ठीक है, बाहर से हम जो चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, जितना भी फास्ट फूड बाहर से खा रहे हैं, अब चले घर में आ जाते हैं, प्रोटीन का सोर्स अब हमारे पास मौजूद है रेड मीट के सूरत में, जिसमें आयरन भी रिच होता है, बाकी मिनरल्स भी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी, बाकी चीज़ें भी, विटामिन्स भी बड़ी अच्छी हैं रेड मीट में। बट रेड मीट के साथ ऐसे हम कौन से कॉम्बिनेशन है जिनकी प्रैक्टिसेस हम गलत कर रहे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? जैसे कि खमीरी रोटी और नान, ये तो बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो कि हम समझते हैं कि ईद पे हमने ये खाना होता है, तो ये सही है कॉम्बिनेशन या ये थोड़ा सा हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है? अच्छा, अगर खमीरी रोटी की बात की जाए, उसके अंदर होता है ईस्ट। ईस्ट होता है एक फंगाई की फॉर्म है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। हम पिज्जाज में भी यही डालते हैं, ब्रेड्स में भी यही होती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी होती है, अच्छी होती है, नियासिन होती है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के।
तो उसमें ये होता है कि ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन ये क्यों डेंजरस बन जाता है, क्योंकि आप देखिए जब खमीरी रोटी या नान आप लेते हैं उसका एक पोर्शन अच्छा खासा होता है, बल्कि होता है, उसमें यीस्ट भी डाला होता है, लेकिन उसके अंदर फ्लावर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कैलोरीज एक नान के अंदर 4 रोटियों की कैलोरीज हैं। तो हम कहाँ एक रोटी खा रहे थे, एक 6 इंच की रोटी, अब 4 रोटियों की कैलोरीज आप खा रहे हैं। और जनरली जब आप नान खाने लगते हैं, क्योंकि वो यमी बहुत होता है नो डाउट, तो आपसे ज़्यादा खाया जाता है। यू टेंड टू ईट मे बी 2 एट अ टाइम। अगर 2 नहीं खाते तो 1.5 खा लेते, तो कितनी कैलोरीज होगी? कम से कम 6 रोटीज, 6 स्मॉल सीडी साइज रोटीज की कैलोरीज होगी। प्लस जो रेड मीट होता है, अब हम नॉर्मली हम चिकन खा रहे होते हैं या मटन खा रहे होते हैं, प्लस स्पेशली जो होता है ना रेड मीट होता है जिसको हम कहते हैं बीफ, वो उसके अंदर फैट के कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा स्टेक भी हम खाने जाते हैं तो हम कहते हैं क्वालिटी उस स्टेक की अच्छी जिसमें ज़्यादा फैट कट्स होते हैं, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो आपकी डेलिकेसी है बीफ स्टेक। तो उसमें ये कि कट्स जो है ना उसमें क्योंकि फैट का कंटेंट है तो ऑटोमेटिकली वो उसको कैलोरीज में हायर कर रहे हैं। इसी तरह ही एक कैलोरीज में हाई सोर्स प्रोटीन का, एक कैलोरीज में हाई सोर्स कार्बोहाइड्रेट का, जो कि खमीरी रोटी है, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इट्सेल्फ बहुत हैवी मील बन जाता है। और फिर ये होता है कि जब हम ईद के फॉर एग्जांपल जैसा मौका है तो ईद में हम जनरली इतना खा रहे होते हैं कि अगर आप फिर और ज़्यादा खाते हैं तो वो आपके स्टमक को प्रॉब्लम करता है, आपको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यीस्ट भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रॉब्लम कर सकता है। एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो वो कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन पर रैशेज अपीयर हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील हो, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो भी ट्रिगर हो सकती है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, उसमें डायरिया भी हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर चूज़ करना है कि आपने कितना पोर्शन खाना है। खाना सब कुछ है बिकॉज इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, नो डाउट रेड मीट में इतने न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत एनर्जेटिक फील कराते हैं इंस्टेंटली। अगर आपको एनर्जी चाहिए या आपको मसल मास बिल्ड करना है तो बीफ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इन मॉडरेशन। इसके लिए भी ये रिकमेंड किया गया है कि 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या मिन्स बीफ जो बीफ है कुक्ड, दैट इज़ रिकमेंडेड पर डे WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हाई इन कैलोरीज है और ऑलरेडी उसमें फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकता है, ब्लड प्रेशर यानी हाई कर सकता है, तो वो मॉडरेशन में लेना है। तो अच्छा, जिन लोगों ने वेट लॉस करना है उनके लिए अच्छा है ये रेड मीट या बीफ अगर खाना है उन्होंने तो, या अच्छा, नहीं? वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा अच्छा जो सोर्स है प्रोटीन का लीन, दैट इज़ फिश एंड चिकन। क्योंकि आप फिश, जो फिश भी वो देसी चिकन नहीं, हम लोग जनरली अपने बड़ों को सुनते हैं कहते हैं कि देसी चिकन खाओ ये बहुत अच्छा है। हाँ। उसमें ये कि देसी चिकन नो डाउट उसके रेस करने का तरीका उस चिकन को डिफरेंट होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की सेम होती है। अच्छा। साइंटिफिक टर्म्स में हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं और हम भी यही मानते हैं, अच्छा देसी चिकन की यखनी पी लो ये वो, नो डाउट उसका बोन ब्रॉथ जरा ज़्यादा थोड़ा न्यूट्रिशियस होता है बिकॉज वो बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, डेंस होती है, लेकिन जो उसका मीट होता है उसमें हम मीट कट ये रिकमेंड करते हैं कि लीन ज़्यादा जो है वो ब्रॉयलर है, जो आप ये शेड्स वगैरह में ग्रो करते हैं उसमें बहुत लीन होते हैं, उसमें फैट कट्स नहीं होते, तो वो ले। प्लस फिश का कंटेंट फिश ग्रिल करके ले तो वो वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। ओके, मतलब वो मीट यहाँ पे इस साइड पे ये वाली रेड मीट ना ले, वो अगर वेट लॉस करना है उन्होंने वो तो। हाँ वो फिर ये कि क्योंकि चिकन आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, 1 से 2 फिले ले लेते हैं, लेकिन फिर मटन का ये होता है, मटन और बीफ का ये होता है कि फिर आपको क्वांटिटी 1 पीस या 2 पीस पे लिमिट होना पड़ता है, तो वो छोटे पीसेज होते हैं उससे आपका पेट उतना भरता नहीं है, तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लीन सोर्सेज ज़्यादा लें डेली बेसिस। ठीक है कि अगर आपने वेट लॉस करना है यूजुअली आप इजी खा सकते हैं, बाकी सेहतमंद जो बंदा है वो खा सकता है, सेहतमंद खा सकता है बिल्कुल। और जिसको वेट गेन करना है स्पेशली, बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती कि वेट लॉस, बहुत से लोग कहते हैं हाँ गेन भी करना है, हमारा गेन ही नहीं होता। बिल्कुल, उसमें भी ये कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एट वंस नहीं खाना, क्योंकि बी इट वेट लॉस या वेट गेन आपको मॉडरेशन में ही रहना है। अच्छा, वेट लॉस में हम क्या कहते हैं कि हम आपकी जो नॉर्मल कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स या BMI निकल रहा होता है, हम उसमें आपका क्या करते हैं कि कम कर देते हैं 500 किलो कैल, वेयरएज वेट गेन जब करना होता है वही फूड सोर्सेज होते हैं, सब कुछ वही होता है, हम उसमें 500 किलो कैल बढ़ा देते हैं। तो उसमें कि बीफ आप लेना है लेकिन वो भी 70 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा, ठीक है कि अगर आपने वेट गेन भी करना है तो तब भी मॉडरेशन में रह के खाना होता है, ये नहीं कि आप हर चीज़ ही खाना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते कोई भी फूड ग्रुप, वो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आजकल अब बहुत ज़्यादा खाया जाएगा ना प्रोटीन का इस्तेमाल, तो ऐसे क्या बताएंगी ये कॉम्बिनेशन में कि जिससे आपका मैदा ख़राब ना हो? बहुत से लोग कहते हैं ना ब्लॉटिंग होना शुरू हो गई है, इंडाइजेशन होना शुरू हो गई है, हम लोग ने प्रोटीन यहाँ पर रेड मीट ज़्यादा खा लिया है और साथ फिर हमने बेवरेजेस का भी इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, खमीरी रोटियाँ नान भी खा लिया है, तो उसके बाद ना भारी भारी फील होना शुरू हो गया, इंडाइजेशन हो गई है, तो उसके लिए क्या बताएंगी आप? अच्छा, पहले तो अगर आपने खा लिया इन 2 दिनों में खा लिया तो 3rd डे अब है, आप उसमें ये कर सकते हैं
कि आप उसका पोर्शन, अब आपने क्या करना है, अब आपने प्लेट अपनी बड़ी स्ट्रैटेजिकली बनानी है। आपने उसे सेग्रीगेट कर लेना है प्लेट को 4 पोर्शंस में। एक राउंड प्लेट है, उसको 4 पोर्शंस में आप सेग्रीगेट करें, बिकॉज अब आप खा चुके हैं, जो आपने खा लिया है, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब आप कॉम्बैट कर सकते हैं फर्दर। अब आप गोश्त भी खाना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि 1/4 पोर्शन जो प्लेट का है, एक पूरी प्लेट है 4 पोर्शंस के साथ, 1/4 जो पोर्शन है उसके अंदर आप प्रोटीन लेंगे। उसमें बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, चिकन, फिश भी हो सकता है, वट एवर यू लाइक। बल्कि उसके प्रोपोर्शंस आपने अपने डाइटिशियन से या किसी से भी पूछ ले कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, बिकॉज हर इंडिविजुअल बॉडी की ग्राम्स के अकॉर्डिंगली फ़र्क होती है। इस तरह ही फिर जो नेक्स्ट है पार्ट, सेकंड हाफ जो है, उसके अंदर आपने रॉ वेजिटेबल्स और सैलड ऐड करना है। उसमें रॉ भी हो सकती हैं, कुक भी हो सकती हैं। उसमें आप ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच डाल के ले लें, वो ज़रा गुड फैट है, आपको अच्छा एक फ़ैट का सोर्स मिल जाएगा। बिकॉज जनरली क्या होता है, हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो बहुत जब ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो रहा है, तो HDL कम हो जाता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कम हो जाते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो उसका सोर्स है ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, आप ये सब ऐड करें सो दैट आपकी डाइट में एक हेल्दी फैट भी जाए। नट्स ऐड करें। इसी तरह ही प्लेट के 2 पोर्शंस की बात होगी। अब 3rd पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, यानी रोटी और चावल। अगेन हर बॉडी के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी जनरली ये कि आप 1 रोटी रख लें, टेंटेटिवली यही है कि आप 1 रोटी खा लें, या फिर जो आपको आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया या जो आपका डाइट है नॉर्मल, आप वही कंटिन्यू करें। और उसके अलावा जो 4th पोर्शन होगा उस प्लेट का, उसके अंदर आप कोई फ्रूट ऐड करें। तो फ्रूट में पीच भी हो सकता है। अब बहुत सारे लीन सोर्सेज हैं, चेरीज, पीच, गुआवा हो सकता है, उसमें बनाना और मैंगो भी हो सकता है। अच्छा। वो ये कि वेट लॉस वाले लोगों के लिए ज़रा पोर्शन कम रिकमेंडेड है, लेकिन वो बहुत अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली फ्रूट है, तो आप पोर्शंस लिमिटेड लें। लेकिन हाँ, पीच वगैरह तो आप 1 बिग साइज ऑफ पीच ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, वट एवर फ्रूट यू लाइक, जो भी मार्केट में अवेलेबल है या इस वक्त इस सीज़न के अकॉर्डिंगली रेडीली अवेलेबल है, आप वो लें। इस तरह एक प्लेट कंप्लीट करें। फैट का पोर्शन ऑलरेडी जो आप ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर होगा, तो ये हर फूड ग्रुप ऐड हो जाएगा और अब आपका स्टमक नहीं डिस्टर्ब होगा, बिकॉज आप हर चीज़ मॉडरेशन में ले रहे हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा ली जाती है तो प्रॉब्लमेटिक होती है। इसी तरह ही अगर आपका स्टमक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब कर रहा है या आपको डायरिया हो गया, तो आप ORS जो है, रेजोमल्स, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हैं, आप उसमें स्विच करें। बिकॉज अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों का होगा, स्टमक डिस्टर्ब्ड होगा, मीट ज़्यादा खा के प्रॉब्लम हुई होती है, तो उसमें रेजोमल अगर आपके पास फॉरेन से नहीं भी है ORS घर पे, तो रेजोमल आप घर पे बना सकते हैं। दैट इज़ जस्ट शुगर मिक्स विद लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो इम्बैलेंस है वो सही होगा। वाटर जो है वो ठहरना स्टार्ट हो जाएगा। पानी खाली आपके स्टमक में नहीं ठहरता। जब आपको डायरिया हो जाए और नॉर्मल पानी पिएंगे तो वो आपको ट्रिगर करेगा और ज़्यादा वाटरी स्टूल आएगा। तो उसमें ये होता है कि ORS घर पे बनाए, उसमें आप नॉर्मल चीनी और नमक डाल के रेजोमल बना के वो पी लें। ORS का सोल्यूशन भी लें, लेकिन फॉरन से जो है ना इमीडिएट फॉरन से अगर आपके पास घर पे नहीं है ORS, तो आप उसमें पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी डालें और वो आपका ORS घर में रेडी। बिल्कुल ORS, उसमें लेमन भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह फील हो रहा है कि हार्ट बर्न है या बहुत इस तरह गोश्त खाने के बाद ये फीलिंग आती है, तो उसमें ये कि आप जो होती है पेपरमिंट टी, यानी कि पुदीने के पत्तों की चाय बना के, उसमें कोई चाय या लीव्स वो नहीं डालें, टी लीव्स नहीं डालें, पुदीने के पत्ते जो हैं पानी में बॉईल करके आप वो पिएं। वो आपको बड़ा कामिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देगा स्टमक को, बिकॉज मिंट लीव्स में प्रॉपर्टीज होती हैं ये वाली, तो आपको काफ़ी डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये हमने आज बात की है ईशल से कि किस तरह आपके अगले दिन गुजरने हैं अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाना है। तो ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। ईशल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। और आज जिस तरह हम आपको बताते रहे अपनी पूरी इस सीरीज़ में कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपने काम करना है तो आप किस तरह आगे कामयाब हो सकते हैं, हमने आपको ये भी बताया कि हायरिंग का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि CV कैसे बनानी है, उसके बाद इंटरव्यू का भी बताया हमने, फिर हायरिंग का प्रोसेस किस तरह का होता है, फिर जब आप हायर हो जाते हैं किसी भी कंपनी में तो उसमें जो पहले 90 दिन होते हैं, मतलब पहला जो टेन्योर होता है 3 महीने का आपका, वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें आप किस तरह डेडिकेशन के साथ काम करें, किस तरह का काम होना चाहिए, हमने वो भी बताया। आज हमने आपको बताना है कि जनाब अगर
आप कहीं और स्विच कर रहे हैं अपनी जॉब से, कहीं और दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपने रिज़ाइन दे दिया, अब आप रिज़ाइन पीरियड पे हैं, नोटिस पीरियड पे हैं, तो आपके वो आखिरी दिन या फिर किसी किसी कंपनी में होता है कि ये 3 महीने का भी रिज़ाइन पीरियड होता है ना, 30 से 90 दिन का भी होता है। तो इन आखिरी दिनों में रिज़ाइन पीरियड में आपने किस तरह काम करना है, आपके दिन किस तरह के गुजरने चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ना कि अब हम रिज़ाइन के ऊपर हैं तो अब हमें शायद काम करने की ज़रूरत नहीं है। और द अदर हैंड बहुत से लोग अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है जिसको हम लेकर चल सकते हैं आगे, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम गुड एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसे कैसे गुजरे आपके पहले 2 दिन? बहुत अच्छे गुजरे हमारे भी अच्छे गुजरे, लेकिन तीसरे दिन हमने भी आपको बुला लिया, हमने कहा चले आए आप बताएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, खासतौर पर आखिरी जो 30 दिन होते हैं या कह लें कि रिजाइन के डेज होते हैं जो, वो किस तरह के गुजरते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में? जी मुनीबा, सबसे पहले तो ये कि ईद के दिनों में रिजाइन करने वाली बातें बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकती हैं लेकिन वो कहते हैं ना, द वे यू लुक एट थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस। तो हम इसको यूँ ले लेते हैं कि यू आर हैविंग योर लास्ट ईद एट वर्क, राइट। तो उसका सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, स्पेशली एज कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, कि नोटिस पीरियड का बुनियादी तौर पे मकसद क्या है। आप जब कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपका नोटिस पीरियड इस कंपनी में कितना होगा, 1 महीने का होगा, 15 दिन का, या 3 महीने का, वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ कंपनीज वेव ऑफ भी कर देती हैं। लेट्स से अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप कंपटीशन में जाते हैं, यानी बिल्कुल सेम इंडस्ट्री में और सेम तरह की कंपनी में जाते हैं, तो वो आपको फ़ौरन रिलीज़ कर देते हैं कि ये ना हो कि आप यहाँ से ये डेटा वहाँ पर ले जाएं। तो यूजुअली ये भी हो जाता है, लेकिन इट हैपन्स वेरी रेयरली। तो बुनियादी तौर पे नोटिस पीरियड का मकसद अगर एम्प्लॉय जानते हैं कि वो क्या है, तो फिर उनको ये बातें इम्पोर्टेंट क्यों है ये? जी देखें, कंपनी क्यों आपको कहती है कि आपने 1 महीना सर्व करना है एटलीस्ट, या 3 महीने। कंपनी को आपको हायर किया उन्होंने बहुत सारे लोगों में से एक, यू आर द वन ऑफ द टैलेंटेड पर्सन्स, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे वो रोल में, तो आपको उन्होंने हायर कर लिया। अब यू हैव स्पेंट गुड 4-5 ईयर्स, ठीक है, और 2 से 3 सालों में आप मुकम्मल तौर पे तजुर्बा आपने हासिल कर लिया, उस रोल को समझ लिया, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। उसके बाद अब जब आप यू आर गोइंग आउट ऑफ द शिप, तो फिर आपकी जो रिप्लेसमेंट आएगी वो इतनी फौरी तौर पे उस स्किल पे नहीं होगी जो आपकी है, चाहे वो स्किल्ड एम्प्लॉय ही हो। तो इसमें कंपनी कहती है कि आप जाते हुए रिज़ाइन करें, और ये 1 महीना है, इसमें आप टास्क हैंड ओवर करें नए वाले को। हम यानी कंपनी उस दौरान क्या कर रही होगी, वो नए बंदे को हायर करेगी, सही है, यानी आपकी रिप्लेसमेंट को हायर करेगी। आपको जो ग्रेस पीरियड या 30 to 90 डेज दे रही है, वो ये कह रही है कि आप अपने तमाम टास्क हैंड ओवर करें, जो हमने अपने इस प्रोग्राम में बात भी किया कि डेवलप योर रिप्लेसमेंट्स, सही है। तो अब आप प्रैक्टिकली यू आर गोइंग आउट ऑफ द शिप, तो आपको नए बंदे को या एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो कि आपका सेकंड शायद कुछ अर्से पहले काम कर रहा था, ट्रेन करना, उसको ट्रेन करें, उसे बताएं कि कौन कौन से टास्क किस किस को जाएंगे, कौन सा रेलेवेंट पर्सन है, किस तरह से ये कोई रिपोर्ट्स हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, नई चीज़ें कैसे देखनी है, कोई एक्सटर्नल अगर आपका रोल था तो उन कौन कौन से वेंडर हैं जिनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। तो आप समझ लें कि आपने जब कंपनी से जाना है तो अपना तमाम डेटा, जैसे आप लैपटॉप अपना वापस करके जाएंगे, कुछ कंपनीज में मोबाइल भी वापस करके जाते हैं, ये चीज़ें वापस करनी है। ऐसे ही आपने अपना तमाम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, जो आपने जो उस कंपनी का इनफैक्ट वहाँ पे रहते हुए आपने डेवलप किया है, तो वो उसका है, तो वो आपने दूसरे एम्प्लॉय को हैंड ओवर करना है। तो इसका जो वजह है वो ये है। अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, फिर आपको ये 30 दिन गुजारना या 90 डेज गुजारने में दिक्कत नहीं होगी, फिर आप आसानी हो जाएगी। द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ लिस्ट डाउन योर टास्क। आप जो काम करते हैं, अमूमन हम काम करते हुए, जैसे मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूं जो ऑन जॉब है 2-2, 3-3 साल से, वो CV अपडेट नहीं करते ना, ये हमारी रूटीन है, ये कोई अजीब बात नहीं है। इसी तरह से हम टास्क भी अपडेट नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं, हम बहुत सा काम कर रहे होते हैं और लिखा नहीं होता कहीं पे, तो उसको लिस्ट डाउन करें और अपने जिसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ योर बॉस, उसे बताएं कि जी ये 20, 30, 50 काम है जो मैं कर रहा था, और अब ये मैं आपको विद इन 1 मंथ हैंड ओवर कर दूंगा सारे के सारे, एंड विल हैव अ साइंड कॉपी विद ईच अदर, ताकि कोई मेरे एंड पे ना रहे। ये एक एडिशनल पार्ट है, लेकिन अगर करें तो बहुत अच्छा है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज वर्क हार्ड, give all of your tasks
हैंड ओवर टू Hand द over न्यू to- वन। जो नया बंदा आगे है आने या वाला है, एग्जिस्टिंग वाला ठीक है जिसको आपने ट्रेन लेकिन करना है। इसके हवाले से कोई कंपनी के पास क्या कोई बाकायदा एग्जिट पॉलिसी या फिर ट्रांजिशन पॉलिसी होनी चाहिए? ये होना बहुत ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली मुनीबा मैंने लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा है कि बाकायदा नहीं है ऐसी। अच्छा। मैंने खुद कुछ जगहों पर ज़रूर डेवलप किया और उन्हें मैंने सजेस्ट किया, वो साथ लेके करवाया। चले दोबारा से कि नहीं? कुछ ने तो किया, कुछ ने तो सक्सेसफुली किया, क्योंकि Okay. अगर आप देखें ना बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, वो है सक्सेशन प्लानिंग का। उनके पास बाकायदा स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी वो वही बात के रिप्लेसमेंट तैयार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो टर्नओवर है एक बैंक से अब आप देखें कि बैंक के एम्प्लॉयज़ तकरीबन हर बैंक घूमे हुए होते हैं, वो एक से दूसरे में, क्योंकि उनके पर्स भी शिफ्ट हो जाते हैं साथ। तो वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, लीडरशिप डेवलपमेंट होती है उनकी, खास तरह का स्किल सेट डेवलप किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं है। तो बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप चाहते हैं, देखें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम वो होता है जिसमें किसी के आने या जाने से फ़र्क ना पड़ रहा हो। कि जितनी कंपनी 100 साल से परफॉर्म कर रही हैं, उनके तो सीईओज भी फोत हो गए, बट दे आर डूइंग वेल, क्योंकि उनके पास ये सिस्टम मौजूद है कि किसी के आने या जाने से डिप आता है हल्का सा, ज़रूर वो आएगा हमेशा से, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता कि उसके जाने से लोग परेशान हो जाएं और वो डंप हो जाए और वो डिपार्टमेंट बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू हैव दिस प्रैक्टिस। सक्सेशन प्लानिंग कर लें या लास्ट डेज जो है उसको करना वो ज़रूरी है। उसको अच्छा, लेकिन अगर ये तो कंपनी के हवाले से हो गया ना, जो वो एम्प्लॉय होता है उसके आखिरी दिनों में एम्प्लॉय को किस तरह के जज्बाती या फिर पेशा वराना चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आखिरी अगर दिन चल रहे हैं, 30 दिन अगर उसके चल रहे हैं तो? जी देखिए, एक पहली बात तो ये है कि उसने रिज़ाइन किन कंडीशंस पे किया ठीक है, इमोशनल कंडीशंस पे। कई लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, एक हमारा कोलीग था, एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थी लोकल, उसमें वो करके उसने वन लाइनर रिज़ाइन किया कि मैं इस जहन्नुम में मज़ीद काम नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे, लेकिन मैं उसकी इमोशनल स्टेट बता रहा हूँ आपको। तो जब वो इस स्टेट से निकल के रिज़ाइन कर रहा है तो वो क्या हैंड ओवर करेगा, किस तरह से वो अच्छे जज्बात का ख्याल रखेगा। कहते हैं पीपल जॉइन कंपनीज एंड लीव मैनेजर्स, सही है, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट। वो कंपनी नहीं छोड़ रहे होते, उनको उन 2-4 लोगों से चिढ़ होती है कि, तो अगर तो ये कंडीशन है फिर तो वो इमोशनल सेटबैक से गुजर रहा होगा और वो सारा कुछ करेगा जो नेगेटिव प्रैक्टिस हो सकती हैं, जैसे कि अपने पास तमाम इन्फॉर्मेशन होल्ड कर लेते हैं। ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, मतलब मैं अगर रिज़ाइन कर रहा हूँ एंड यू आर रिप्लेसिंग मी और मेरा बॉस कहता है आपने मुनीबा को सब कुछ हैंड ओवर करके जाना है, तो आई नो हाउ टू प्ले। मुनीबा को कहना है कि नहीं देखें मेरे पास डेटा तो अवेलेबल नहीं, हाँ आप वो जो साहब हैं उनसे जाके मिलें तो वो आपको बताएंगे। अब वो कोकाफ में बैठा हुआ है और आपको भेजा जा रहा है, मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर, एंड आई एम वेरी काम एंड पोलाइट टू यू कि यार आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड यू एज न्यू पर्सन आप कहेंगे सीनियर है ठीक ही कह रहा होगा, तो ही इज़ इनफैक्ट वेस्टिंग योर टाइम 2-3-4 दिन। आई सजेस्ट आप जिस भी इमोशनल सेटबैक से गुजर रहे हैं ये नहीं करें। उसकी बड़ी सादा सी वजह होती है कि ये इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री आप देखें, आपकी मीडिया इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। आप अगर टीवीज़ में भी बहुत से लोग स्विच कर रहे होते हैं, हम एज गेस्ट जाते हैं, आप एज एम्प्लॉई अगर मूव करते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज एवरीवन अपने अपनी डोमेन में। तो अगर आप एक जगह से जाके कोई ब्लफ करके आए हैं, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, उसकी खबर भी फैल जाएगी, और आपने बुरा किया तो उसकी खबर भी वो भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा है, ये बिल्कुल छोटी सी इंडस्ट्री, इसमें आपके साथ अगर बुरा हुआ है जैसा मैं कह रहा हूँ, तो वो शायद खबर फैले या ना फैले, लेकिन आप अगर करके गए हैं तो वो तो सारी तो वो फैलेगी, और वो आपको पता है जितने मुंह उतनी बातें, वो बुरी से बुरी होती चली जाएगी। सो टुवर्ड्स दिस कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इमोशनल सेटबैक में हैं, लेकिन आप रेजिग्नेशन उस जहन में ड्रॉप ना करें कि आपने कोई कंपनी को नुकसान पहुंचाना है। कंपनियों को नुकसान नहीं पहुंचते अमूमन इस छोटी सी बात से। सो आपने ये जहन में रखे कि आपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसकी एक बड़ी अहम वजह, प्रोफेशनल जो साइड आपने पूछी है, बड़ी अहम वजह बताता हूँ मुनीबा। जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज़ में, अब पाकिस्तान में ये रुझान आ चुका है कि वो आपसे इवन फॉर्म जो है उसके ऊपर पूछते हैं कि हम आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर में बात कर सकते हैं आपके बारे में। अच्छा। वो अपने चेक बॉक्स का टिक करना होता है। आप अगर अनचेक छोड़ते हैं तो सबमिट ही नहीं होता, ऑनलाइन अगर कर रहे हो। अच्छा, अगर वो रिटर्न में मौजूद है और आप उसको चेक नहीं करते हैं, क्लिक नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। सो दूसरी चीज़, वो दूसरा लिखा होता है कि हम उस कंपनी में किस बंदे से आप बात कर सकते हैं आपके बारे में, उसका नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर दें, तो आपको वो देना होता है, एंड दे मेक अ कॉल टू दैट पर्सन टू वेरीफाई कि आप कैसे थे, किस तरह से छोड़ के आए। सो दैट इज़ वाई इमोशनल सेटबैक्स हैं। प्रोफेशनल है तो इमोशनल पे ओवरकम करें और प्रोफेशनल तरीका अडॉप्ट करें कि आखिरी 30 दिन में
आप अच्छा रिलेशनशिप काम करके जाए। अच्छा काम करें और रिलेशनशिप अच्छा करें। लेकिन जो लोग ये वैसे दुरुस्त है बात के, कुछ लोग कहते हैं कि जी आखिरी दिनों में कुछ लोग अपने काम को संजीदगी से नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं जी अच्छा अब रिलैक्स करना है हमने। ये बिल्कुल है, हाँ, होता है ऐसे? बिल्कुल होता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुआशरे में किसी हद तक ये एक नेचुरल चीज़ भी है। अच्छा। आपको पता है आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर एनी मोर, तो आपका दिल ही नहीं लगता। ये मैंने इफ़ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग तो सैकड़ों ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे हैं, वो उनका अच्छे परफॉर्मर होने के बावजूद उनका दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि और दूसरा साथ जहन में चल रहा होता है कि दूसरी कंपनी में जाकर काम करना है, उनके लिए परफॉर्म करना है, तो वो सारा कुछ। तो बेहतर ये है कि सुस्ती ये आती है, तो जिस तरह से आई स्ट्रांगली रिकमेंड फर्स्ट 30 to 90 डेज में जो आपने हार्डवर्क किया है उसी को रिप्लेस करें। यस, दैट पेड ऑफ यू एज इन द कंपनी फर्स्ट 90 डेज का। इसी तरह से दिस टू विल पे ऑफ। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने एक कंपनी से रिज़ाइन किया, इट इज़ अ बिग जॉइंट ऑफ पाकिस्तान। तो लास्ट वही 30 डेज थे, तो हमारी बड़ी अच्छी बॉस थी, उसका बड़ी गपशप थी, तो मैंने 2 लोगों को डेवलप करना शुरू किया इसी तरह से। तो उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 3-4 दिन रह गए, तो उन्होंने सिर्फ आके ये कहा कि मुझे ये पता है कि और कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन हम 3 लोग आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखें। मैं कहा दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी। और लकीली हुआ ये मुनीबा के जिनको मैंने डेवलप किया था नई स्किल पर, ब्लेंडेड लर्निंग सर्टिफिकेशन मैंने उनको सिखाई, वो फाइनली जब डिज़ाइन हो के सामने आई तब तक मैं छोड़ चुका हुआ था। वो फिर बड़ी जो पेरेंट कंपनी है हॉलैंड में, उसका ऑफिस था, वहाँ पर उन्होंने भेजा और उसको एज मॉडल 17 कंट्रीज़ के जो हमारी सब्सिडीज थी उनमें फॉरवर्ड किया गया एज मॉडल। फिर मुझे अपने बॉस की जो थी हमारी, उसकी कॉल आई अबाउट 8-9 months ऑफ माई रेजिग्नेशन कि थैंक यू फॉर डेवलपिंग दिस एंड डेवलपिंग माई पीपल। तो अब मेरा उस वक्त से अब तक जब भी उनसे कभी मुलाकात होती है, बात होती है, तो शी ऑलवेज स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ मी। तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे कहीं पे किसी और कंपनी में एज रेफरेंस देना पड़ा उनका नाम, तो मैं उनका नाम दूंगा। शी इज़ एट अ गुड रोल और टॉप पे हैं और उनका नाम भी अच्छा है इंडस्ट्री में, वो होगा तो यकीनन काम आएगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी गुड एट इट, मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वंस यू प्लान टू रिज़ाइन, तो फाइनल 30 डेज आप ये सोच के गुजारें कि आपको जब यहाँ से जाना है, कंपनी को भूल जाएं वो क्या कर रही है। जिन 4-5 लोगों के साथ ये 30 दिन गुजार के अगली कंपनी में जाना है, उनके साथ आपका डेडिकेशन का और रिलायबिलिटी का जो है ना वो होना चाहिए ताल्लुक, कि आप उनको कोई काम सिखा के गए, हैंड ओवर करके गए हैं, फिर ये इट विल पे ऑफ। मे बी उन 4 लोगों में से कोई किसी बड़ी कंपनी में जाता है, आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस की, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके बारे में अच्छी बात कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन आखिरी दिनों में ये इम्पॉर्टेंट है और ये सच भी है बात कि आखिरी दिनों में एक तो आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी या फिर तलखी की तरफ जाते हैं या उसमें इजाफा होता है? जी बिल्कुल सच है। जैसे मैंने कहा, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रिज़ाइन कर रहे हैं। मेरी चंद एक लोगों को मैं जानता हूँ, वो गुस्से में रिज़ाइन तो करते हैं और उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि आगे किस जगह पर जाना है, कहीं पे जॉब कोई एक रेजिग्नेशन है जिसमें आपने अगली जॉब पर आपको ऑफ़र हो गई, आपने उनको बताया कि मेरे पास 30 दिन हैं, वो तो ठीक है, वहाँ पर आपके अप्स एंड डाउन्स चल जाते हैं, वहाँ पर आपका अच्छा रिलेशनशिप है तो अर्ली रिलीज़ भी कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने गुस्से में किया है, वहाँ पर इमोशनल सेटबैक से गुजरना एक लाजमी बात है। आपने गुस्से में रिज़ाइन किया है, 4 दिन आपके गुजरेंगे नफ़रत में, फिर अगले 2 दिन आपके इस इमोशनल में गुजरेंगे कि यार मैंने कहीं आगे तो ट्राई किया नहीं हूँ, अब क्या करूँगा। तो बेहतर ये है कि इन तमाम, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप ग्रोन अप हैं, आप इमोशनल सेटबैक्स को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अपनी फ्यूचर पॉलिसी बना के अपने ये जो तलखी और बुरे जज्बात हैं एक दूसरे के बारे में, उनको काम डाउन करके चलें। लेकिन लास्टली मुझे बताइए कि जो कंपनी के बॉसेस होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक एम्प्लॉय आपका छोड़ के जा रहा है तो वो उन दिनों को अच्छा गुजार सके? ये बहुत वाइटल है। जैसे हमने बात की है कि पीपल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीव बॉसेस इन जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, लेकिन बॉसेस का एक काम ये है कि जैसा भी वक्त गुजरा उसको जाके आई स्ट्रांगली रिकमेंड के फर्स्ट 30 डेज के फर्स्ट 2nd डे में उस बंदे को पर्सनली ज़रूर अप्रिशिएट करें एंड लास्ट 6 to 7 डेज में कोई फेयरवेल ज़रूर अनाउंस करें। जैसा भी वक्त गुजरा, 2-4 साल उसने गुजारे आपके साथ, तो अच्छा भी गुजरा होगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको गुड बाय करें ताकि उसकी यादें भी अच्छी रहें आपकी कंपनी के साथ। ठीक है कि ये आखिरी दिन आपके किस तरह के होने चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया है। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफी नकवी। गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के क्योर पर। बहुत सारे लोग, जाहिर है हम लोग भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिटीग में भी लेकर जा सकती है, और आपको एक अलग सा एक स्ट्रेस भी होता है कि ये खाऊं क्या करूं, ये क्योर की तरफ भी जाएगा या मैनेज हो जाएगा। और दवाइयों से हम लोग अलग तंग आए होते हैं, बट मेडिसिन्स नहीं छुड़वाएंगे। साथ ही साथ आपको बस ये बताएंगे कि योगा के ज़रिए आप डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके लिए एक अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाती है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि वो उनको थका वो फील करते हैं हर वक्त, या कई दफ़ा स्वेटिंग हो रही है, शुगर लो हो गई, हाई हो गई, तो इस सब के साथ उनको और भी विजन के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, और फैट का इशू भी आना शुरू हो जाता है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सब जो उसके डायबिटीज़ की वजह से होने वाले मसाइल हैं, साथ ही साथ योगा में हम उसको कवर करेंगे कि किस तरह से आप इसको क्योर या मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो होगी, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता दूं। हमारे जो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट होता है, आपका डोमिनेंट हैंड होगा, यानी आप अपने लेफ्ट हैंड पर इसको परफॉर्म करेंगे। आप समझ लें जहां आपकी लाइफ लाइन है, इस साइड पर यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखना है। इसको यहाँ पर या तो पल्सेटिंग एक आप समझ लें, या पल्सेस आप करेंगे, और 30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और उसके बाद इस किडनी के पॉइंट को भी आप यहाँ पर दबा सकते हैं ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। पेंक्रियाज का पॉइंट यहाँ, एंड देन ये सेंटर में आपने 30 सेकंड्स या 1 मिनट यहाँ पर, 30 सेकंड्स एंड 1 मिनट यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और आपको एक फ्रेशनेस भी फील होगी इसके बाद, जो आपको फिटीग हो रही है। अब हम चलते हैं अपने मैट पर और आपको बाकी सारी एक्सरसाइजेज वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ये होगा। डायबिटीज़ वालों के लिए सीरियसली मूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक चैलेंज है अगर उनको बता दिया जाए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि उनको करनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बिगिनर लेवल से जो कि उनके लिए आसान हो। पेंक्रियाज की बात हो रही थी, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा आसन है योगा का। वो किस तरह से होगा कि हम जिस तरह कहते हैं वज्र आसन में, आप वज्र आसन में आ जाएंगे, और आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप वाइड करेंगे, और अपने हाथों की, हम जिसे कहते हैं फिस्ट बनाना, वो बनाई, और अपनी नेवल पर यानी कि नाफ पर आप इस चीज़ को रखेंगे। इनहेल करेंगे, बैक में आर्च लाएंगे, एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, यहाँ तक, एंड यहाँ 10 सेकेंड्स का ब्रेक एक्सहेलेशन के बाद, एंड अगेन इनहेल। इस तरह से आप आकर इस पोस्चर को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। आप चाहें तो आप 30 सेकंड तक इसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। ये 2 से 3 दफ़ा बन जाएगा, बिकॉज़ 10 सेकंड्स आपको यहाँ पर फ्लोर पर रहना है, और इस तरह से आपको फील भी होगा कि जो लोग भी फटीग है या एनर्जी बहुत कम फील हो रही है, इन पोस्चर्स को करने के बाद एक बेटरमेंट आपकी तबीयत में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आसान चीज़ क्या होती है, आपने इनहेल करना है, बेशक यहाँ पर स्ट्रेच करें ख़ुद को, एंड एक्सहेल, चाइल्ड्स पोज, यहाँ चले गए, एंड rest for 1 minute. Inhale from your nose and exhale through your mouth. And exhale. जैसे ही आपने इसको 1 मिनट तक परफॉर्म किया, चाहे तो आप सारी एक्सरसाइजेस को शुरू से लेकर एक दफ़ा दोहराएंगे सर्किट में, या आप चाहें तो एक ही एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा दोहरा के फिर नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर जाएंगे। एंड देन आपका एक ट्विस्ट आता है। अगैन जिस तरह मैंने कहा, हमने एक सेंट्रल एरिया को हमने टारगेट करना होता है योगा में जब हम बात कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के क्योर की। तो आपने स्पाइनल ट्विस्ट कैसे किया कि एक लेग को यहाँ ले आएंगे। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी लेग वहाँ भी रहती है या स्ट्रेट भी रहती है, तो तब भी आपके लिए ठीक होगा। आपने एक्सहेल किया, एक हाथ आपका फ्लोर पर होगा, एंड ट्विस्ट, और जैसे ही वापस आएंगे तो एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। कोशिश करें कि आप इसको प्रेस कर कर रखें अपने पेट के साथ, एंड एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यानी यहाँ आपने इसको रखा, एंड इनहेल करते हुए आप गए, 2 ब्रेथ्स के बाद एक्सहेल, एंड स्लोली आपने इस पोस्चर को
रिलीज़ कर देना है। अगर शुरू में यहाँ तक आपकी लेग्स रहती हैं तब भी ठीक रहेगा, बस आप पॉस्चर को फॉलो करें। उसके बाद आपने क्या किया, जिसे हम बैक स्ट्रेच भी कहते हैं, लेकिन इसमें एहतियात करनी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन को और सायाटिका वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और जिनको सर्वाइकल का इशू है वो भी बहुत एहतियात से इसको करें। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल, जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। इसमें गोल सिर्फ आपका ये होना चाहिए, इस रीजन को आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज़ किया, नेक डाउन। 1 मिनट तक या 30 सेकंड्स तक आप यहाँ रहे। तो इस पॉस्चर को आपने आराम से यहाँ रिलीज़ करना है, और जैसे ही अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब आप इसको बहुत कम आगे जाएंगे या वहीं पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर आप पॉस्चर के अंदर थे और आपको कोई बैक में पेन शुरू हो गया या कोई स्टैबिंग पेन फील हो रहा है तो आप उसी टाइम पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर किसी को आर्थराइटिस या जॉइंट का कोई पेन का इशू है तो आप इस एरिया को या तो थोड़ा सा उठा कर रखेंगे या यहाँ पर कोई कुशन रख लें अपने कंफर्ट के लिए, तो आपको फील होगा कि आप ये पॉस्चर इजीली कर पा रहे हैं। या सबसे आसान चीज़, वो लोग जो बिल्कुल ही इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपने अपनी लेग्स को यहाँ रखा, हाथों को पीछे लॉक किया, इनहेल एक्सहेल, सिंपल, यहाँ पर, या अपने हाथों को यहाँ ले आए एंड एक्सहेल, इनहेल, लॉक एंड एक्सहेल। इस तरह आप इसको परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इसको परफॉर्म कर रहे थे तो जो आपकी मेंटल स्टेट पहले थी वो बेहतर होना शुरू हो गई है। और हमेशा मैं कहती हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई भी रूटीन पर आप आते हैं तो आप उसको पहले नोटिस करें कि उसको करने से पहले आपके जो मेंटल स्टेट थी वो क्या थी, और हमेशा अपने आप को एफर्मेशन जो भी पॉजिटिव होती है उसका ज़रूर आप अपनी लाइफ में उसको शामिल करें। सबसे आसान एफर्मेशन जो हमेशा मैंने आपको बताई है वो यही होती है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। होता ये है कि अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं हम उस टाइम पर थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते हैं बिकॉज एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट अपने आप से कहें आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, ताकि लफ्ज़ जो हैं वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं और पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द हो। सो ये बीमारी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, बस आप रिलैक्स रहें, इसको होस्ट करें आराम से, और आप इसके क्योर और मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं योगा करके एंड खुश रह के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैप्पीनेस। एंड आई होप कि जो भी लोग जागो लाहौर के हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे थे, और अगर खुदा न ख्वास्ता आप इस मसले से गुजर भी रहे हैं तो आप इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं क्योंकि हमें उसका इंतज़ार रहता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। सुलाफिन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।